डॉक्टर स्मिता नारंग जी हमारे साथ हैं, जो दिल्ली से हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं पीएचडी जूम सेशन में। उन्होंने पीएचडी किया है वास्तु पे ज़ोरास्ट्रियन कॉलेज से, और हमारे बीच आज व्यस्त समय से कुछ समय निकाल कर आए हैं। पिछले 20 वर्षों से ये वास्तु के फील्ड में है और स्पेशलाइजेशन है इनका वास्तु पे। बिना तोड़फोड़ के वास्तु में इन्होंने मास्टरी कर रखी है। इनके कुछ इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं जो नेशनल इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया में भी हैं, और CNN, जी टीवी, सहारा और इंडिया टीवी जैसे टेलीविज़न पे भी ये आए हैं। इनके बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी हैं जिनको ये सर्विसेज देती हैं, जिनमें RK मार्बल, मोती महल, थापर ग्रुप आदि शामिल हैं। तो मैं ज़्यादा समय उनका नहीं लेते हुए उन्हीं को कहूँगा कि आप स्टार्ट करें, हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। धन्यवाद गौरव जी। आप सबको मेरा करबद्ध नमस्कार। जय जिनेंद्र। मंजू दीदी जय जिनेंद्र। वेलकम वेलकम मोना। तो मेरा नाम जी, जैसा कि गौरव जी ने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता है और मैं काफी वर्षों से वास्तु शास्त्र को अध्ययन करने का प्रयास कर रही हूँ और इसी में देश विदेश में कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ। कोशिश करती हूँ लोगों की साइंटिफिकली तरीके से या उनके घर को बैलेंस करके हम उनके घर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें, चाहे वो फिनेंसेस हो, रिश्ते हो, आपकी हेल्थ हो, किसी प्रकार का लीगल इशू हो या कुछ भी आपकी जिंदगी में परेशानी हो, उन परेशानियों को दूर करने का मैं प्रयास करती हूँ। क्या हम शुरू करें या इंतजार करना है? शुरू कीजिए दीदी। आज ठीक। चलिए देखिए, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। अगर किसी को मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वहीं रोक के मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आगे आपको थोड़ा सा वास्तु के बारे में बताऊंगी और मैंने इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग इसमें बोर नहीं होंगे। और इसमें अगर आपको कहीं पे कुछ भी लगता है, कोई भी आपकी कोई भी प्रश्न है, आपको कोई भी कुछ पूछना है, तो आप मेरे से उसी समय पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं वास्तु शास्त्र को ना 3 प से रिलेट करती हूँ। दीदी एक मिनट, मैं पूछना चाह रहा था, यहाँ पे सबको अनम्यूट सेल्फ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, या तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, तो वो चलेगा या अनम्यूट का ऑप्शन दे दूं उनको? आप गौरव जी फिर आप चैट बॉक्स देखना, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन करते हुए ना फिर मैं चैट बॉक्स भी नहीं देख रही हूँ और मुझे बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। परंतु अगर प्रेजेंटेशन लेते हुए किसी का भी प्रश्न है तो उसका स्वागत है। ठीक है, ठीक। देखिए, क्या है वास्तु शास्त्र को, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी तीनों चीजों से रिलेट करते हैं। अगर आपके घर में हर तरीके से जो 5 तत्व हैं, 5 एनर्जीज हैं, अगर वो बैलेंस्ड है तो आपके घर में जो है एक ओवरऑल अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, सकारात्मक ऊर्जाएं रहेंगी। अब देखिए, आप कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे घर में हम कैसे खुशी है। किसी के लिए जो खुशी होती है वो पैसा होती है, किसी के लिए खुशी होती है कि हम अपने रिश्तों में बहुत खुश हैं, तो हम बहुत वी आर वेरी हैप्पी। कुछ लोगों को पावर से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को अगर उनका हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर वो सब स्वस्थ है उनके घर में, तो उससे उनको खुशी मिलती है। परंतु वास्तु शास्त्र के अनुसार 4 जो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, हमारे फिनेंसेस, ग्रोथ भी आप इसे कह सकते हैं, और हम किसी भी लीगल प्रॉब्लम में नहीं है, मतलब हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। तो अगर ये चारों चीजें हमारी लाइफ में बैलेंस्ड होती हैं, अगर इन चारों चीजों में हम लोग खुश रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में एक ओवरऑल पीस
प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी रहती है। आप हर तरीके से जो है वो खुश रहते हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपकी सेविंग्स हैं, आपके घर में कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा रहा है, आप अपने माँ बाप के साथ खुश हैं, बच्चे आपके साथ खुश हैं। तो इस प्रकार से जो एक घर में पूरी चारों तरफ से जो एक माहौल बनता है, हम लोग उसको सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, उसी को हम लोग पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। देखिए यहां से मैं शुरू करती हूँ। बेसिकली हम लोग क्या अवॉइड करते हैं एज ह्यूमंस? जो डर होता है ना, डर वो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। आपको अगर मैं बोलूं कि भाई मैं एक फ्री आपका बॉडी चेकअप कराऊंगी और ये फ्री है, आप में से कितने लोग आएंगे? आई एम श्योर मुश्किल से 1 या 2 लोग आएंगे, क्योंकि हमें भय रहता है कि ऐसा ना हो हम लोग कुछ चेक कराएं कोई बीमारी निकल आए, ऐसा ना हो कि बीमारी निकले तो ये हमें अभी 100 दवाइयां बता दें, हमें दुनिया भर के टेस्ट बता दें, हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूंगी कि देखिए आपकी कार का जो है ये फ्री चेकअप है, कितने लोग हैं आप में से जो जाएंगे? बहुत कम लोग जाएंगे, क्योंकि एक भय होता है ना कि अरे ऐसा ना हो क्लीनिंग के लिए बोल दें, 4 परेशानियां बता देंगे, अभी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा देंगे। तो ये जो भय होता है, ये जो फियर होता है ना, ये हमारी जिंदगी को बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जो है वो कंट्रोल करता है। किस चीज का भय? कोई परेशानी आने का भय, पैसे देने का भय। तो जो ये फियर फैक्टर होता है, और ये वास्तु में आप देखिएगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डर बनाते हैं, जो आपको आके बोलेंगे अरे ऐसा खराब हो जाएगा, आपके बच्चे को ये हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। परंतु आज मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वास्तु जो है वो डर का विषय नहीं है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में भी है, लेकिन हम उसको बैलेंस करते हैं। अब आप देखिए अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप दवाई खाएंगे, कोई ना कोई दवाई खाएंगे, तो शरीर को आप जो हमारा मेटाबॉलिज्म है हम उसको बैलेंस करते हैं। तो सिमिलरली वास्तु में भी अगर कोई खराबी होती है तो उसकी दवाइयां होती हैं और एनर्जीज को जो है वो बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहली चीज, वास्तु एक डर का विषय बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार हम लोग वास्तु प्लानिंग से डरते हैं। देखिए जब किसी का घर बन रहा होता है वो सबसे अच्छी स्टेज होती है जबकि आप उसमें वास्तु फॉलो कर सकते हैं। वास्तु के प्रिंसिपल जो है वो आप ग्राउंड लेवल में, फाउंडेशन लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग उससे भी डरते हैं क्योंकि अब उनको बेडरूम फ्रंट में चाहिए, लेकिन वास्तु कह रहा है कि नहीं जी आपका बेडरूम बैक में आएगा, लेकिन उनको तो नहीं, सामने का व्यू चाहिए, हम तो फ्रंट में बनवाएंगे। तो क्या होता है ना, इंसान भौतिक सुखों से या इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता है। तो इसलिए बहुत बार जो लोग हैं वो बेसिक प्लानिंग लेवल पे भी वास्तु नहीं फॉलो करते हैं, जबकि मेरे हिसाब से या ग्रंथों के हिसाब से अगर आप जमीनी तौर पे बेसिक लेवल पे वास्तु फॉलो करते हैं तो आप 90% अपने घर के जो दोष है वो उसी समय पे खत्म कर देते हैं। तो यही डर होता है। दूसरी चीज, अब मान लीजिए किसी का बना बनाया घर है, अब उनको ये भय रहता है कि कोई वास्तुविद आएंगे, वो कहेंगे यहाँ ये तोड़ो, यहाँ ये करो, वहां वो करो, ये सारी चीजें बता के चले जाएंगे। हाँ, तो और पैसे भी लेंगे और हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी देंगे। देखिए अब बीमारी है तो डॉक्टर के पास तो आपको जाना पड़ेगा ना, और दवाइयां भी खानी पड़ेंगी। या फिर एक इंग्लिश में कहावत है, सकम्ब टू डेथ। मतलब क्या होता है, ये सकम्ब टू इंजरीज, कि किसी को चोट लगी और वो सकम्ब टू इंजरी हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई उसकी चोट से। तो क्या होता है, हम लोग सकम्ब टू सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि हम ना इसको अपनी किस्मत मान लेते हैं। ओहो उसका स्वास्थ्य खराब है, क्या करें, कर्म ही ऐसे हैं, किस्मत ही खराब है। तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं ये आम जो इंसान है, जो हम लोग मनुष्य हैं, ये बहुत करते हैं। अब देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं, आप में से भी मैं समझती हूँ कुछ लोग हैं जो बहुत वास्तु को मानते होंगे, कुछ लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं होगी, और मैं उनका भी बिल्कुल तहे दिल से स्वागत करती हूँ जो कि वास्तु में विश्वास नहीं रखते हैं। दैट्स ओके। देखिए हमारे विश्वास करने या ना करने से चीजें नहीं बदलेंगी। 5 जो तत्व हैं पृथ्वी के, जिनकी वजह से पृथ्वी में आज जान है, वो वही रहेंगी। 3 जो एनर्जीज हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जीज, वो वही रहेंगी। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो मानते हैं कि वास्तु तो वहम है, ये वहम है, हम नहीं मानते, हम तो सब कर्मों को मानते हैं। अभी मैं इस विषय पे भी आऊंगी कि कर्म और वास्तु कैसे रिलेट होते हैं, यहाँ पे सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरे इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि लैक ऑफ नॉलेज है। जैसे अब मुझे किसी सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है,
तो जब मेरे को किसी सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं होगी तो मैं उस विषय में, मेरा कोई भाव ही नहीं होगा। या मैं तो जब किसी को जानती नहीं हूँ, मेरे लिए अगर कोई स्ट्रेंजर है, अगर मैं किसी सब्जेक्ट को या किसी इंसान को जानती नहीं हूँ तो वो तो मेरे लिए स्ट्रेंजर है। उसी प्रकार से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें की लैक ऑफ नॉलेज है, पता ही नहीं है। और एक लैक ऑफ नॉलेज होता है कि किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लिया। मान लीजिए आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मेरा एक खराब एक्सपीरियंस रहा कि मुझे किसी ने बहुत प्रोडक्ट्स बेचे और मेरे को जो है वो वास्तु का कोई फर्क नहीं लगा। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो क्या होगा, मैं आपको बोलूंगी कि यार वास्तु ना बेकार चीज होती है, मैंने कराया कुछ भी नहीं हुआ, इतने सारे सामान थमा गए और कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ, आपका एक मेंटल लेवल बन गया कि ओहो, मेरे दोस्त ने बताया था कि उसने वास्तु कराया है और कुछ नहीं हुआ। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो अंत में आपको समझ में आएगा कि वास्तु कितना साइंटिफिक सब्जेक्ट है। और वास्तु में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप ये प्रोडक्ट लगाएं और आप ये पिरामिड लगाएं और कछुआ लगाएं और मेढक लगाएं, ये वास्तु नहीं है। देखिए, बेसिक फियर हमारी जिंदगी में क्या होता है, वास्तु को लेके आप सबसे पहले क्या आपके दिमाग में आता है कि ये आएंगे तो ये तोड़ फोड़ कराएंगे। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों के दिमाग में होता है। या कोई भी वास्तुविद आएंगे तो वो हमारा डिजाइन चेंज करा देंगे। देखिए, जहां तक तोड़ फोड़ का सवाल है तो जितने भी अच्छे वास्तुशास्त्री होते हैं वो तोड़ फोड़ नहीं कराते हैं। हमें भी पता है किसी भी अपार्टमेंट में, या अगर आपका अपना इंडिपेंडेंट घर भी है तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ कराना। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये तो दवाई है। अब शरीर में कुछ दिक्कत होती है, दो प्रकार की दिक्कत है, कुछ दवाइयों से भी ठीक हो जाती है, किसी के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो पहले तो कोशिश यही रहती है कि भाई आप दवाइयों से ठीक हो जाए, और अगर कभी कोई बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज होते हैं तो उनको अलग तरीकों से सॉल्व किया जाता है। उसी प्रकार ना तो घर का डिजाइन चेंज होता है। हाँ, ऑफ कोर्स वास्तु प्लानिंग में हो सकता है कि जो आपकी प्लानिंग हो और वो वास्तु के हिसाब से बहुत गलत हो, और मुझे दिख रहा है कि अगर आपने ये प्लानिंग रखी तो आपके घर में 100% किसी ना किसी को कैंसर होगा, या 100% आप कोई ना कोई किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बिल्कुल, जो आपका घर का नक्शा होता है ना, वो आपकी जिंदगी का आईना होता है। तो वो जो वास्तु प्लानिंग होती है, उस स्टेज पे अगर आप किसी वास्तुविद को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए आप उस प्लानिंग स्टेज पे ही बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। ये देखिए, अभी ना हम अभी बात कर रहे थे कर्मों की। हम लोग सब मानते हैं कि भाई कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, मैं भी मानती हूँ। कर्म हमारी डेस्टिनी बनाते हैं, कर्म हमारी किस्मत बनाते हैं। जितनी भी साइंसेस होती हैं, चाहे वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मंत्र विज्ञान हो, स्वर विज्ञान हो, मुद्राएं हो, ये सारी हमारी लाइफ में 40% तक काम करती है, बाकी तो हमारे कर्म है। परंतु क्या आपको पता है कि आप अपने कर्मों की जो है वो इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं अगर आप ये सारी साइंस फॉलो करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं छत से गिरूंगी, ठीक है, मैं छत से गिरी। परंतु अगर मैं कोई भी इस तरीके की बैलेंसिंग साइंस अपनी जिंदगी में यूज करती हूँ तो क्या होगा, मैं तारों पे गिरूंगी, फिर जमीन पे गिरूंगी। कर्म तो मेरे आएंगे, गिरूंगी मैं तो, लेकिन वो मेरी जान नहीं जाएगी, मैं सस्ते में निपट जाऊंगी, मुझे थोड़ी सी चोट आ जाएगी। या जैसे किसी की कुंडली में होता है हाथ कटेगा, तो हो सकता है हाथ ना कटे, छोटी उंगली में थोड़ी सी चोट आ जाए। तो क्या होता है, आप अपनी सफरिंग, जो जिंदगी की हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी जिंदगी में पेन लिखे हुए हैं, हम उनको कम और ज्यादा कर सकते हैं। अब लोग समय की बात करते हैं कि भाई किसी की दशा अच्छी चल रही है, किसी का समय अच्छा चल रहा है। तो देखिए क्या होता है ना, वास्तु एक छतरी की तरह है। अब बरसात हो रही है, आपको यहाँ से वहां तक जाना है। एक है आप भीगते हुए जाइए, कहीं फिसलिए, गिरिए, भीगिए, बीमार पड़िए, और दूसरा है आप क्या करेंगे, आप छतरी लेकर जाएंगे। तो वास्तु जो होता है ना, वो छतरी की तरह होता है। बरसात नहीं बंद कराएगा, लेकिन आपको उस बरसात से बचाएगा। तो ये कुछ प्रोटेक्शन टूल्स होते हैं कि आपको आपके कर्म, आपके भाग्य कोई किसी का नहीं बदल सकता, कर्म कोई किसी के नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन कर्मों को अच्छा या बुरा ये सब साइंसेस फॉलो करके कर सकते हैं। कि जब मेरा खराब समय आया, देखिए अच्छा समय जब होता है तो सब बहुत अच्छा होता है, तब किसी को भगवान तक नहीं याद आते हैं। और जब बुरा समय होता है तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु रक्षा करिए, हे प्रभु रक्षा करिए। तो इसी प्रकार से ये साइंसेस ना लोगों को, अमूमन लोगों को तभी याद आती हैं जब वो किसी परेशानी के दौर से गुजर रहे होते हैं। तो जब अच्छा समय है तो सब अच्छा चलेगा, वास्तु अच्छा है तो किसी प्रकार की रुकावटें नहीं आएंगी। परंतु देखिए टेस्टिंग टाइम क्या होता है, जब किसी का खराब समय चलता है।
तो जब आपका खराब समय चलेगा तो यही जो साइंसेस हैं, कोई भी साइंस हो, मेरे लिए सारी स्पिरिचुअल साइंसेस है, सारी ऑकल्ट साइंसेस हैं, ये साइंसेस आपको बचा के रखेंगी। यू विल सेल थ्रू, आप उस खराब समय से भी अच्छे से उसको पार कर जाएंगे। लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आई बिलीव इन हार्डवर्क। हार्डवर्क में तो मैं भी विश्वास करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ मैं, लेकिन आप में से कितने लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि भाई मैं बहुत हार्डवर्क करता हूँ, लेकिन मैं मान लो 100% हार्डवर्क करता हूँ तो मुझे 20% रिजल्ट मिलता है, या मैं अगर 100% कोई चीज करता हूँ तो मुझे मुश्किल से उसका 30% रिजल्ट मिलता है। तो ये सारी जो होती है ये वास्तु की ब्लॉकेजेस होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारी एनर्जीज जहां जहां जिन दिशाओं में ब्लॉक होती है उन दिशाओं की परेशानियां हमारे ऊपर आने लगती हैं। अच्छा, बहुत लोग मुझे बोलते हैं किसी के घर गए, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट है, वैसे तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन चलिए अब आपसे मिले हैं तो कुछ बता दीजिए। ये जो कुछ बता दीजिए होता है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। आजकल गूगल में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में पानी रखो, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाइए, बहुत आप गूगल सर्च करिए, पूरा वास्तु आपको मिल जाएगा। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नीम हकीम खतराए जान। वास्तु एक ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है कि आपने कहा मेरा सर दुख रहा है मैं निमुलेट खा लेता हूँ। वास्तु एक कुमुलेटिव साइंस होती है कि मतलब अगर एक डायरेक्शन में दिक्कत है तो उसकी डायगोनल डायरेक्शन में, उसकी प्रतिबिंब डायरेक्शन में 100% दिक्कत होगी। तो अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आप या तो उसको अच्छे से समझिए, जानिए और फिर किसी वास्तुविद से मिलिए। आपने भी देखा होगा अपनी डे टू डे लाइफ में, आप इतने लोगों को जानते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कि कुछ जो घर होते हैं वो खुशी से भरे होते हैं। आप उन घरों में घुसेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील वेरी हैप्पी। या उस घर के जो लोग हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, दुख उनकी उनकी जिंदगी में भी आएंगे, लेकिन वो अच्छे से, आप जब भी उनसे मिलेंगे, और भाई क्या हाल है, बहुत बढ़िया, तबीयत तो खराब थी, हाँ थी, लेकिन ठीक हो जाएगी, प्रभु की कृपा है, ठीक हो जाएगी। और कुछ घर आपको दिखेंगे जहां पे अच्छे भी होंगे ना, कि हाँ भाई क्या क्या करें, बिता रहे हैं जिंदगी, काट रहे हैं अपना समय। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ घर में तो लोग बड़े ही खुश रहते हैं, एकदम जिंदा दिल, कुछ नहीं भी होगा पर उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा आपको जरूर मिलेगी। और कुछ घरों में इतना पैसा होता है, बड़े बड़े घर होते हैं, गाड़ियां होते हैं, लेकिन लोग हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये जो होती है ना, ये ऊर्जाएं होती हैं कि घर की, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो उस हिसाब से ना वो एनर्जीज आपके ऊपर काम करने लगती हैं, और वही आपके घर का, वही आपकी जिंदगी की एक पूरी रूपरेखा बना देती हैं। उसी प्रकार से आप देखिए कुछ मॉल्स होते हैं, इतने आप अपने घर के आसपास देखिए, आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉल दिख जाएगा कि बहुत चलता है भाई, ये मॉल बहुत चलता है, और कहीं ना कहीं आपको आसपास ऐसा दिखेगा कि भाई ये जो मॉल है ये तो खंडर हो गया है, ये तो चलता ही नहीं है, इस पे कोर्ट केस चल रहा है, इसमें कोई दुकानें नहीं खुलती हैं। ऐसा क्यों होता है? जमीन भी वही है, उतना ही पैसा लगाया है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उतने ही करोड़ों रुपए उसमें लगे हैं। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों कि अच्छी से अच्छी पॉश एरियाज में भी जो मॉल्स या बिल्डिंग्स, कुछ भी मान लीजिए आप उसको, जो है वो फेलियर होती हैं, वो अनसक्सेसफुल होती हैं, उसमें लोग जाते ही नहीं हैं। तो ये 100% वास्तु दोष होते हैं। जहां पे खराब वास्तु होता है वहां धीरे धीरे उस प्रकार की ऊर्जाएं निकलने लगती हैं, और इतने बड़े बड़े वो रूप में आ जाती हैं कि ताले लग जाते हैं लोगों की घरों में, फैक्ट्रीज में ताले लग जाते हैं, और लोगों को समझ में ही नहीं आता है ये हुआ क्यों, क्योंकि दिमाग उस तरफ नहीं जाता है कि कोई वास्तु दोष भी हो सकता है, कुछ ब्लॉकेज एनर्जीज भी हो सकती हैं कि जिनको अगर हमने ठीक किया तो वो ठीक हो जाएंगी। देखिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, हमारे यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोगों को आइडिया हो या दिल्ली को बिलोंग करते हो, एक यूरो पार्क एक मॉल है, बहुत बड़ा, इट्स अ ह्यूज मॉल, बहुत बड़ा मॉल है, कुछ दिन तक चला। उसकी जो फेसिंग थी वो बहुत गलत थी। हम लोग क्योंकि अब स्टडी करते रहते हैं, कंसल्टेंट है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे स्टडी करते रहते हैं, तो हम लोग उस पर अक्सर ये हम लोग ये चर्चा करते थे कि भाई ये मॉल है, ये इसमें ना लीगल इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही टिपिकल जो उसका प्लान था, साउथ ईस्ट में डाउन जा रहा था, साउथ ईस्ट फेसिंग था, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। एक दिन पता लगा उस मॉल में लीगल इश्यूज हुए, जो फायर डिपार्टमेंट था, इलेक्ट्रिसिटी एंड फायर डिपार्टमेंट ने उस पर केस कर दिया, उस पर ताले लग गए। होना ही था, उसका उसका भविष्य तो उसी दिन लिख गया था जिस दिन उन्होंने गलत नींव डाली थी। तो जो वो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रूट लेवल पे ही डेवलप होने लगती हैं, और जिस प्रकार से जिस कॉर्नर में प्रॉब्लम्स होंगी, आप ये मान के चलिए वो जो प्रॉब्लम्स है वो अपना असर उसी तरीके से दिखाएंगी।
फाइनेंशियल कॉर्नर में प्रॉब्लम है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगेंगी। अगर रिश्तों के कॉर्नर में प्रॉब्लम है, आपको अपने हस्बैंड से नहीं सही तो बच्चों से होने लगेंगी, माँ बाप से होने लगेंगी, रिश्तेदारों से होने लगेंगी, पर वो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को भ्रम दूर करना चाहूंगी। देखिए वास्तु में बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है। जब लोग उसको ये बोलते हैं ना कि झाड़ू, हर साल झाड़ू बदलो, लक्ष्मी जी का रूप है, झाड़ू दिखनी नहीं चाहिए, हम झाड़ू कहाँ रखें, या हम जाएं तो हमें ये दिख गया, हमें वो दिख गया, तो दिस इज नॉट वास्तु। वास्तु इज वेरी साइंटिफिक। अच्छा, अगर आप डेट और तिथि की बात करते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो करते हैं, वो बताते हैं, बट वास्तु का डेट और तिथि जो पंचांग देखना है वो एस्ट्रोलॉजी करती है, लकी नंबर्स है वो न्यूमरोलॉजी करती है। एक कुमुलेटिव इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो है ये सारी अलग अलग साइंसेस हैं। किसी को कुंडली दिखाना, मेरा लकी नंबर बताना, और वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये सब अलग अलग साइंसेस है। चलती सब पैरेलल है, एक साथ होके चलती है, परंतु अलग अलग इंडिविजुअलिटी है सबकी। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड देखिए, आजकल ना बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया है कि मेढक रख लो, कछुआ रख लो, हाँ मेढक के मुंह में वो पैसा रख लो तो पैसा आ जाएगा। आपने भी बहुत देखा होगा, मछली रख लो, लाफिंग बुद्धा रख लो, बहुत बढ़िया लक आएगा। देखिए वास्तु जो है वो ये सब नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। हाँ, अगर आप मुझे बोलेंगे कि टॉर्टोइस को, एक कछुए को नॉर्थ से आते हुए पानी में रखिए, तो मुझे समझ में आता है कि हमने जल तत्व जो है वो नॉर्थ में रखवा दिया। परंतु अगर आप मेरे पास आए और आपने बोला कि आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, आप कछुआ रख लो, पैसे आ जाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। देयर इज नो साइंस बिहाइंड दैट। अगर आप कुछ देखिए, आप में बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स भी हैं और आप लोग सब साइंस बैकग्राउंड के भी होंगे, तो आप वास्तु को साइंस की तरह समझिए। मैं आपको वैदिक वास्तु भी समझा सकती हूँ। वास्तु जब शास्त्रों से निकली थी ना, तो देवताओं के नाम से निकली थी, 45 देवता होते हैं। लेकिन पहले लोगों को एनर्जी नहीं समझ में आता था। पहले लोगों को आप धर्म के साथ कुछ भी जोड़ दीजिए, उनको समझ में आता था। ऊर्जाएं समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, देवता समझाए तो सबको समझ में आ गया कि हाँ 45 देवता होते हैं। मैं आपको शास्त्रों वाला वास्तु भी समझा सकती हूँ, परंतु मैं चाहती हूँ कि जितने भी यंग जनरेशन है या पुराने लोग भी हैं, तो वो वास्तु को एक साइंस की तरह समझे, एक साइंस की तरह लेके जाएं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई वास्तु नहीं है, ये सब एक शेयर बिजनेस है। अब लाफिंग बुद्धा अच्छा लगता है भाई, जो आप हमेशा देखते हैं, अगर आप एक हमेशा हंसते हुए इंसान को देखें तो आपको अच्छा लगेगा। तो लाफिंग बुद्धा मैं मान सकती हूँ कि हाँ ठीक है भाई, आपने देखा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई मुझे ये बोले कि अपनी टेबल पे लाफिंग बुद्धा रख लीजिए और आपका जो बहुत अच्छा गुड लक हो जाएगा, तो प्लीज, ये पीपल जो लोग हैं वो सब बेवकूफ बनाते हैं ये सामान बेचकर। कुछ ये कॉमन मिथ है लोगों के जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए पहली चीज, जैसा कि यहाँ से शुरू करते हैं, कि बहुत लोगों को लगता है ये अंधविश्वास है। ठीक है, जिनको ऐसा लगता है उनका भी स्वागत है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको एक साइंस, इसको मैं बता सकूं आपको कि ये प्रॉपर साइंस है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या आपको कुछ डाउट्स है तो आप मेरे से जरूर बात करिएगा, क्योंकि ये अंधविश्वास नहीं है। वास्तु एक प्योर साइंस है, विज्ञान है। तभी हम पहले वास्तु शास्त्र कहते थे, परंतु अब जब मैं पढ़ाने जाती हूँ कॉलेजेस में, तो मैं हमेशा वास्तु साइंस कहती हूँ उसको, क्योंकि अपने आप में ये पूरा विज्ञान है। इतने शास्त्र हैं वास्तु के, मायामतम, मानसार, विष्णु प्रकाश, इतने शास्त्र हैं, और हर एक में ये पूरी ऊर्जाओं के साथ बताया गया है कि वास्तु एक विज्ञान है। अब लोगों में देखिए कॉमन मिथ क्या होता है, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है कि भाई हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, या हमारा तो बना बनाया घर है, बनी बनाई फैक्ट्री है, अब हम क्या करेंगे, अब तो बन चुकी है लोगों को। क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि वास्तु तभी आप फॉलो कर सकते हैं जबकि आपके पास जमीन है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए बीमारी तो शरीर में कभी भी हो सकती है ना, कोई 40 का है उसको भी बीमारी हो सकती है, कोई 20 का है उसको भी बीमारी हो सकती है। दवाई तो आप खाएंगे, या आप छोड़ देंगे कि भाई अब तो मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे को दवाई नहीं खानी, या ये तो मेरे कर्म है, मैं छोड़ देता हूँ, जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप दवाई खाएंगे, आप मंत्र पढ़ेंगे, आप जो भी आप चाहे परहेज करेंगे, आप सब कुछ करेंगे। तो उसी प्रकार वास्तु है, जब आपको कोई दोष दिखाई देता है तो आप दवाई खाइए, उसको बैलेंस करिए, और वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ लोगों को सब फेसिंग समझ में आती है कि भाई हमारा तो जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तो हम बढ़िया वास्तु के घर में रहते हैं। ये एक दूसरा सबसे बड़ा मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ फेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फेसिंग ही सब कुछ नहीं होती है।
फेसिंग के अलावा इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो होती है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। मान लीजिए आपके नॉर्थ ईस्ट आपका फेसिंग घर है, परंतु अगर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान में अगर टॉयलेट आ गया तो उस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग से बेहतर तो दक्षिण मुखी घर हो जाते हैं। तो लोगों में ना ये बड़ा भ्रम होता है कि दक्षिण मुखी नहीं लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी जो दिशाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, सबके अच्छे प्रॉज हैं, कॉन्स हैं। अब मैं समझती हूँ अगर यहाँ पे अगर कोई इंडिया के बाहर से अगर कोई लोग सुन रहे हैं तो देखिए इंडिया में क्या होता है ना, हम लोग नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हमें आगे ज्यादा जगह छोड़नी होती है। हमारे इंडियन बायलॉज के हिसाब से हमें आगे जो हमारा फ्रंट पोर्शन है वो ज्यादा बड़ा होता है और हमारा जो रेयर होता है वो छोटा होता है। तो उससे क्या होता है, वास्तु के जो हमारे रूल्स है वो हम फॉलो कर लेते हैं कि उत्तर में ज्यादा जगह छोड़िए और पूरब में ज्यादा जगह छोड़िए। परंतु जो वेस्ट फेसिंग या दक्षिण मुखी घर होते हैं तो उसमें हम उनका बैक थोड़ा सा जो है वो इक्वल छुड़वाते हैं या थोड़ा सा ज्यादा छुड़वाते हैं। तो आप वास्तु के जो बैलेंसिंग है वो आप दक्षिण मुखी में भी कर सकते हैं, पश्चिम मुखी में भी कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि सब उत्तर और पूरब मुखी ही शुभ घर होते हैं। प्रेफरेंस होती है, लेकिन अगर आप दक्षिण मुखी घर में रहते हैं तो भी आपका घर बहुत शुभ है। देखिए मैंने माना बहुत लोग हैं जैसे कि हमने अंत किया था उससे कि अंधविश्वास है, चलिए मान लिया अंधविश्वास है, मान लिया ये वहम है। तो एक बात बताइए, आप मुझे एक घर का नक्शा दिखाइए, मैं आप में से किसी को नहीं जानती, मैं नक्शा देख के आपका इन एंड आउट, आपकी जिंदगी के बारे में एक एक चीज बता सकती हूँ, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपकी फिनेंशियल स्थिति के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आप पे कोई लीगल केसेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जब मैं आपको जानती नहीं और अगर मैं इतना कुछ बता सकती हूँ, मैं नहीं, यहाँ पे मैं शब्द नहीं उपयोग करूंगी, कोई भी वास्तुविद अगर आपको ये सब कुछ बता सकता है या आपके फैक्ट्री देख के बता दे कि आपके तो रिजेक्शन हो रहे हैं, आपके यहाँ तो आग लगी थी, या आपकी तो लेबर आपको परेशान करती है, आपके तो क्लाइंट्स चले जाते हैं, फिर भी आप मानेंगे ये अंधविश्वास है, या आप उसको थोड़ा सा तवज्जो देंगे कि नहीं ये भी एक प्रकार का विज्ञान हो सकता है कि एक इंसान जो मुझे जानता नहीं है और इतना कुछ मेरे बारे में बता रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये एक विज्ञान है। कभी किसी वास्तु वाले से मिलके देखिएगा, और अगर आप नहीं मानते हैं तो अपना नक्शा दिखा के देखिएगा। और अच्छा जो एक वास्तुविद है वो आप सब आपके नक्शे, ना नाम चाहिए, ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फोटो भी नहीं चाहिए, सब नक्शा चाहिए, क्योंकि जो नक्शा होता है वो आपकी जिंदगी का आईना होता है। देखिए वास्तु एक्सपर्ट कौन होते हैं, ह्यूमंस के डॉक्टर्स होते हैं, जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं। इसी प्रकार जो वास्तुविद होते हैं, जो वास्तु एक्सपर्ट्स होते हैं, वो घर के डॉक्टर होते हैं। वो आपका घर देख के बताते हैं कि कौन से कोण में बीमारी है, क्या उस बीमारी से आपको दिक्कत हो रही है और कैसे आपको उस बीमारी का जो है वो इलाज करना है। अब सबसे पहले प्रश्न लोगों के दिमाग में यही आता है कि किसको वास्तु की जरूरत है। भाई सबको पता है वास्तु है, लेकिन किसको जरूरत है। देखिए अगर आपके पास एक छोटा सा भी जमीन का टुकड़ा है ना, अगर आपके पास 1 फुट बाय 1 फुट के एक जमीन के टुकड़े पे भी आप खड़े हुए हैं तो आपको जो है वो वास्तु की आवश्यकता है। अब चाहे वो फैक्ट्री हो, घर हो, अपार्टमेंट हो, इंडस्ट्री हो, शॉपिंग मॉल हो, अस्पताल हो, स्कूल्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, पांचों तत्व, आठों दिशाएं हर जगह रहती हैं जो कि यूनिवर्सल हो। आप किसी देश में रहते हो, आप किसी कोने में रहते हो, आप किसी हेमिस्फीयर में रहते हो, वास्तु हर जगह प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा, मिनट, हाँ रेंट या ऑन प्रॉपर्टी के लिए लागू है, कौन से प्रॉपर्टी के लिए लागू है? बिल्कुल गौरव जी, ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पे जमीन है वहां वास्तु है। अब चाहे उस, हाँ, चाहे उस जमीन पे मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं, हाँ, रेंटेड और ऑन दोनों दोनों। देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है गौरव जी। रेंटेड क्या होता है ना, वास्तु फिजिकल एनर्जीज होती हैं। अब मान लीजिए ये घर मेरा नहीं है, किसी और का है, परंतु इस घर के जो वास्तु के जो भी प्रॉब्लम्स, अच्छाइयां बुराइयां होंगी वो मेरे ऊपर आएंगी, जो ओनर है उसके ऊपर नहीं आएंगी। 5% हम लेके चलते हैं कि जिसके नाम पे घर होता है उस घर की जो अच्छाई और बुराई हैं ओनर्स पे आती हैं, पर 95 to 98% जो उस घर में रह रहा होता है उसी के ऊपर आती हैं। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि भाई हमारे, हम तो रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, परंतु अगर अच्छा वास्तु होगा तो जो टेनेंट्स होंगे, जो किराएदार होंगे, उनको उस अच्छे वास्तु से फायदा मिलेगा, जो मकान मालिक है उसे नहीं मिलेगा, और उसकी जो भी बुराइयां होंगी वो भी उसी किराएदार के ऊपर आएंगी, मकान मालिक पे नहीं आएंगी। तो अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में भी जाते हैं तो भी उसका वास्तु अच्छे से देख कर लीजिए।
अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में वास्तु बताऊंगी, बहुत ज्यादा वास्तु की डिटेल में नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए वास्तु शास्त्र क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स। आप ये मान के चलिए, देखिए 5 तत्व होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस। ये जो 5 महाभूत होते हैं, आपने सब पढ़ा है, जैन धर्म हो, कोई धर्म हो, जो हर चीज दुनिया की 5 तत्वों पर बनी है। हम इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारे बॉडी में 5 तत्व हैं। जैसे ही कोई एक तत्व ऊपर नीचे होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी धरती पे इसीलिए लाइफ है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो जो 5 तत्व हैं, ये जो पूरे 5 तत्व हैं, कोई भी इस दुनिया का विज्ञान हो वो इन्हीं 5 तत्वों पे चलता है। तो वास्तु का भी ये बेस होता है 5 तत्व। उसके अलावा 8 डायरेक्शंस होती है। मेन जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होती हैं। उसके बाद जो ऑर्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, जिसमें कि 2 डायरेक्शंस मिलके कंबाइन होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो डायरेक्शंस होती है ना, जो ऑर्डिनल डायरेक्शंस होती है, इनका वास्तु में ना बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसमें नॉर्थ भी मिल रहा है, इसमें ईस्ट भी मिल रहा है, इसमें साउथ भी मिल रहा है, साउथ ईस्ट में, और ईस्ट भी मिल रहा है। इस प्रकार ये जो फोर्सेस होते हैं ना, ये जो एनर्जीज होती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि 2-2 दिशाओं की इसमें एनर्जीज मिल रही होती हैं। और ये मान के चलिए कि अगर एक दिशा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने घर में देखिएगा साउथ वेस्ट में 100% कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डायगनली भी चलती हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है तो साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद देखिए, अभी तो मैंने इसमें कम दिशाएं बनाई हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के पोर्शन को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो जब हम लोग किसी का एनालिसिस करते हैं तो फिर हम इसको 81 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं घर को, और फिर हम उसको एक अलग नजरिए से, अलग तरीके से उसका जो है वो एक डिटेल्ड एनालिसिस तैयार करते हैं। यहाँ पे आपके समझाने के लिए मैंने कुछ बेसिक्स जो है वो उसमें डायरेक्शन इसमें हमने बनाई है। देखिए वास्तु ना 3 चीजों पे चलता है, 5 तत्व, 8 डायरेक्शंस, और इसके अलावा 3 एनर्जीज। कौन कौन सी? सूर्य की एनर्जी, जो कि आपको पता है कि सूर्य की एनर्जी के बिना ये पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो तीसरी होती है वो मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, जो कि नॉर्थ साउथ पैरेलल मूव करती हैं, ये 3 चीजें, 5 एलिमेंट और 8 डायरेक्शन, बस वास्तु का यही बेस है। इसलिए वास्तु एक विज्ञान है। अगर मैं इसको साइंस के लिए समझाऊं तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, परंतु यहाँ पे हमारे समझने के लिए बस इतनी साइंस की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत है। देखिए सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वास्तु में ना ईस्ट का बहुत महत्व है। मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। इसी प्रकार से जो 5 तत्व हैं, उनका इन 8 डायरेक्शन में एक प्लेसमेंट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट जो है बेसिकली ऑर्डिनल डायरेक्शन में प्लेसमेंट होता है, फिर हम उसको कार्डिनल यानी जो हमारी मेन डायरेक्शन है उससे बाद में रिलेट करते हैं। जैसे जल तत्व नॉर्थ ईस्ट का है, अग्नि तत्व साउथ ईस्ट का है, जो अर्थ है वो साउथ वेस्ट है, और जो वायु है वो नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य कोण। अगर कोई हिंदी में समझना चाहे तो नॉर्थ ईस्ट को ईशान कहते हैं, साउथ ईस्ट को आग्नेय कहते हैं, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कहते हैं, और नॉर्थ वेस्ट को जो है वो वायव्य कोण कहते हैं। और ब्रह्म स्थान तो आपको मालूम ही है कि हमारे जो सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म से निकला है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो क्रिएशन है, सृजन है, वहां से सृजन जो क्रिएशन है वो शुरू हुई है, उसको इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा। बहुत लोग ना इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास बहुत ऐसे कंफ्यूजन आते हैं कि बेसिकली नॉर्थ कैसे देखें। अगर हमें अपने घर का उत्तर देखना है कि हमारा घर क्या फेसिंग है, तो हम कैसे देखें? घर के अंदर आती हुई फेसिंग देखें या बाहर जाती हुई फेसिंग देखी? तो ये मान के चलिए, ये रूल होता है वास्तु का कि अपने घर के सेंटर में आप खड़े होइए, और जिस तरफ आपका दरवाजा है, आप बाहर जा रहे हैं, उस तरफ अपना मुंह करिए। हमेशा बाहर जाते हुए अपना मुंह करिए और डायरेक्शन लीजिए। जो डायरेक्शन आएगी वो आपके घर की फेसिंग डायरेक्शन होगी। मान लीजिए, एक यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं पूरब दिशा की तरफ मेरा मुंह है, मेरा जो मुंह है वो ईस्ट की तरफ है, तो मेरा जो घर है वो ईस्ट फेसिंग कहलाएगा। ठीक है? अगर यहाँ पे किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लें, पर फेसिंग डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखें। लोग कई बार गलत फेसिंग मान के चलते हैं, उनको ये लगता है कि मैं जब घर के अंदर घुस रहा हूँ, जो फेसिंग है वो मेरी घर की फेसिंग है। ऐसा नहीं है। घर के बाहर जाते हुए जिस तरफ आपका मुंह होता है वो दिशा आपके घर की फेसिंग डायरेक्शन होती है।
देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैदिक वास्तु में ना 45 देवता से उसको रिलेट किया गया। ये वैदिक वास्तु है, मैं इस पे बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं। सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि जो वैदिक वास्तु में पहले लोगों को, जैसे मैंने बताया, लोगों को ना साइंस नहीं, विज्ञान नहीं समझ में आती थी, धर्म समझ में आता था, भगवान समझ में आते थे। तो लोगों ने इन ऊर्जाओं के नाम रख दिए, इनको देवताओं से कोरिलेट कर दिया। हर एक देवता के एक अपना चिन्ह है, अपनी गंध है, अपनी औषधि है, अपनी वनस्पति है, अपना रंग है, सबका एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन यहाँ पे ये जो 45 देवता है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से बेसिकली वास्तु शुरू होता है, वो है ब्रह्मा। ब्रह्म, देखिए हम सबको जीवन दान जो है वो हमारी माता की नाभि से मिला है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है। तो किसी भी शिशु का जो जन्म होता है, उसको जो सारा जो उसका पालन पोषण होता है जब तक कि वो गर्भ में रहता है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है, जो कि ब्रह्म नाड़ी, मतलब हमारी ब्रह्म नाड़ी नहीं, हमारी नाभि कहलाती है, बेली बटन कहलाता है। इसीलिए चाहे मनुष्य हो या घर हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, जो ब्रह्म स्थान होता है ना, वो वास्तु में बहुत, सबसे पहली चीज हम लोग ब्रह्म स्थान देखते हैं कि ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कोई पिलर तो नहीं आ रहा है, कॉलम तो नहीं है, टॉयलेट ना हो, किचन ना हो, इस तरीके की कोई चीज ना हो। उस घर में रहने वाले हमेशा बीमार रहते हैं जिनके ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का दोष होता है। तो सबसे पहले फेसिंग के बाद अपने घर का ब्रह्म स्थान चेक करिए। ब्रह्मस्थान से ही जितनी भी, जिसे हम कहते हैं सृजन होना, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, इस पूरे जो संसार को बनाया था। तो जो क्रिएशन होती है, इसमें अनमैनिफेस्ट कहते हैं, अनमैनिफेस्ट एनर्जीज जो होती हैं वो ब्रह्म से निकलती हैं। उसके बाद हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं कि ईस्ट की सूर्य हो गई, नॉर्थ की सोम हो गई, साउथ की यम हो गई, वेस्ट की वरुण हो गई, फिर वो मैनिफेस्ट एनर्जीज हो जाती है। पर जो प्योर एनर्जीज निकलती हैं वो हमेशा आपके ब्रह्म स्थान से निकलती हैं। तो अपने घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा स्वच्छ रखें, जूते चप्पल ना रखें, झूठे बर्तन ना रखें, किसी प्रकार की गंदगी ना रखें, स्टोर ना बनाएं। आने जाने का स्थान बना सकते हैं, मतलब पैसेज हो सकता है, उसके अलावा उसमें किसी प्रकार का गंदा कार्य ना करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को मैं मेन डोर से अब स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ से आपको शायद और इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि अब मैं आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लाइफ की और कैसे आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही सिंपल चीजों से आप अपने घर के वास्तु दोष जो है वो दूर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, हम लोग द्वार की बात करते हैं, पहली जो चीज आती है, माफ करिएगा चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, लोग हाथ भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो गौरव जी मैनेज करेंगे, वो मैं अगर देखूंगी तो फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा। तो आपको जहां गौरव जी लगे वहां मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको ना मुख्य द्वार के बारे में बताती हूँ। वास्तु के हिसाब से ना 32 मुख्य द्वार होते हैं, 32 प्रकार के पद होते हैं, मुख्य द्वार नहीं बोलूंगी मैं, पद होते हैं। अब उसमें कुछ पद होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पद होते हैं जो कि बिल्कुल, जिनमें होना ही नहीं चाहिए आपके द्वार। तो यहाँ पे मैंने कुछ पद जो ग्रीन में है वो हमारे कुछ डायरेक्शंस हैं जिससे कि हमारे घर के मेन डोर होने चाहिए। जो येलो में है वो ये है, खराब है लेकिन हम ठीक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम इनकी जो ऊर्जाएं हैं उन्हें बदल सकते हैं। और जो रेड में हमारे पद हैं, जैसे हमारा साउथ, साउथ वेस्ट, ये वाले जो हमारे पद होते हैं, ये खराब माने गए हैं, इनसे रोग आता है, इनसे दुख आता है, इनसे एडिक्शंस आते हैं। घर में किसी को शराब का एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, जुए का एडिक्शन है, ये सारे जो है ये हमारे साउथ साउथ वेस्ट में जब द्वार होते हैं उससे आते हैं। कोर्ट कचहरी, साउथ साउथ वेस्ट में द्वार होने से घर में से बीमारी कभी नहीं जाती है, बिल्कुल कभी नहीं जाएगी। तो ये द्वार जो होते हैं परेशान, यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, देखिए डरिएगा मत, मैं बिल्कुल, डर तो ना मेरी प्रेजेंटेशन का, ना मेरी कंसल्टेशन का, ना मेरा पढ़ाने का डर विषय ही नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। जिनके द्वार जिनको लगता है गलत है वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आप उस चीज को अगर आप डर में अपने दिमाग में बिठा लिया तो वास्तु नहीं काम करता, दिमाग काम करता है, हमारा दिमाग गलत चीजें कराने लगेगा। तो आप इसको गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, बहुत ही सिंपल साइंस है। अगर परेशानी है तो उसका हल भी है, परंतु सिर्फ ये जानिए कि आपका जो द्वार है वो कितना खराब है। देखिए वैसे हर द्वार का एक अलग इलाज होता है, पर अगर मान लीजिए जब तक आप कुछ नहीं करा पाते हैं या जब तक आप समझना चाहते हैं, तब तक या तो अष्टपद मंगल के जो साइन होते हैं वो अपने द्वार के ऊपर लगा लीजिए, और नमोकार मंत्र एक उस पर प्रिंट आउट करके वो लगा लीजिए। नमोकार मंत्र बहुत ही, हम सब जानते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र है, हीलिंग मंत्र है। तो आप ये दो चीजें जब तक आप जरूर कर लें, उसके बाद फिर क्या होता है ना, जिस पद में दोष होता है उस पद के इलाज किए जाते हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता लगे कि आपको वास्तु की आवश्यकता है, या आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को वास्तु से जोड़ सकते हैं। देखिए एक मिनट चूंकि, दीदी, हाँ बताएं। ब्रह्म स्थान के बारे में आशिता जी पूछना चाह रहे हैं कि वो उनको क्लियर नहीं हुआ, क्या चीज है ब्रह्म स्थान। अच्छा देखिए उनको जी, अनम्यूट करूं? हाँ करिए करिए, हाँ आशिता जी बताइए। या मैडम, वो जो व्हाट डू मीन बाय ब्रह्म प्लेस, माने उसका ओके लोकेशन कैसे जी जी जान सकते हैं? जी जी, देखिए ब्रह्म स्थान जो होता है वो हमारे घर का सेंटर होता है, सेंट्रल प्लेस ऑफ एनी प्रॉपर्टीज ब्रह्म स्थान। तो एक मोटा मोटी आपको बताती हूँ, अपनी प्रॉपर्टी लीजिए और उसके दोनों जो डायगोनल कोने हैं, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आप ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, जहां पे आपका सेंटर आएगा वो पॉइंट होगा, और 1/3 घर का हिस्सा जो होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। हालांकि इतना बड़ा ब्रह्म स्थान ओपन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो हम ये मानते हैं कि अगर आप अपना जो पॉइंट है उससे 4 फीट बाय 4 फीट के एरिया को भी अगर आप स्वच्छ रखेंगे, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कोई फर्नीचर नहीं आएगा, तो वो हमारा रियल ब्रह्म स्थान होता है। परंतु जब हम बड़ी प्रॉपर्टीज में ब्रह्म स्थान कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है उससे जो 1/3 हिस्सा, मतलब पूरी प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा बीच का, वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है। सेंटर ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रह्म स्थान। ओके दीदी अष्टमंगल के we बारे don't में have to do anything over that, we don't have to do any construction over there. yes any construction as in no toilet, no kitchen, कोई दीवार नहीं, जूते चप्पल का स्थान नहीं, झूठे बर्तनों का स्थान नहीं, किसी भी प्रकार की हेवीनेस नहीं, कॉलम नहीं आना चाहिए, स्टेयरकेस नहीं आनी चाहिए। फ्लैट में रहते हैं तो that is not possible, so then in that case we have to avoid the placing the furniture at that location. yes, और हाँ, या फिर आप ये कर सकते हैं, देखिए अपार्टमेंट्स में मैं समझती हूँ इश्यू रहता है, जहां पे अगर आपको पता है मेरा सेंट्रल ब्रह्म स्थान है, जनरली लोगों की डाइनिंग टेबल आती है ब्रह्म स्थान पे, तो उस ब्रह्म डाइनिंग टेबल को अपनी हल्की रखिए, और रोज झाड़ू पोछा कराते हुए ना उसकी आप थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज करते रहिए, तो जब एनर्जीज मूव होती हैं तो ब्रह्म स्थान के दोष है वो कम होने लगते हैं। आगे बढ़े। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। दीदी एक तो अष्टमंगल के बारे में पूछ रहे हैं मानसी जी जी, और एक किशोर जी हैं, वो कुछ मेन डोर के साइड्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अच्छा बताइए, किनको लूं पहले? हाँ किसी को भी ले लीजिए। किशोर जी अपना क्वेश्चन। किशोर जी बताइए। स्लाइड देखने का था, ओके देख लिया मैंने। अच्छा ओके, थैंक यू जी। अष्टमंगल का मानसी जी पूछ रहे थे। हाँ बताइए मानसी जी। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि अष्टमंगल के फोटो रखने हैं कि उसे पेंट करके घर के बाहर लगाना है? हाँ, उसकी फोटो आप फ्रेम करके या वैसे भी लगा सकते हैं, कि फ्रेम करना ना करना तो हमारी मर्जी होती है। अष्टमंगल अगर आपको धातु में मिल जाए, ब्रास में मिल जाए, तो आप उसको थोड़ी सी चार्ज करके मंदिर में धूप में चार्ज करके वो लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है, नहीं तो प्रिंट आउट निकालिए, उसको थोड़े से अपने भाव दीजिए। देखिए किसी भी चीज को ना भाव देना बहुत जरूरी है, जब तक आप उसको भाव नहीं देंगे ना उसमें प्राण नहीं होंगे। तो आप कुछ भी उसमें हाथ में पकड़ के ये भाव के साथ कि आप इसको क्यों लगा सकते हैं, कि ये हमारी रक्षा करे, हमें बुरी नजर से बचाए, ब्रह्मोकार मंत्र पढ़िए, भक्तांबर पढ़िए, उसको हाथ में लेके वो चार्ज हो जाएगा, और फिर आप उसको अपने घर के बाहर मेन डोर पे प्लेस कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। प्रणय जैन हैंड रेज किया हुआ है। जी प्रणय जी बताइए। हाँ मैम, जय जिनेन। जय जिनेन। ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे घर में ईशान कोण में हमने भगवान की मूर्ति वगैरह रखी है जी, और उसके नीचे पूरे अलमारियां बनी हैं, तो वहां पे मैं मतलब अनाज वगैरह या भगवान की किताबें रख सकती हूँ क्या? जी प्रणय जी, आपको बताऊं, जो भगवान के जो कोने होते हैं ना, अगर मान लीजिए, एक तो वो अलमारियों में नहीं बनने चाहिए, पर अगर जगह की कमी की वजह से आप बनाते हैं तो उन ऊपर तो अलमारियां होनी ही नहीं चाहिए, नीचे जो अलमारी है उससे आप सब अपनी पूजा संबंधी चीजें रख सकते हैं, अनाज वगैरह ना रखें। नहीं,
पूरी संगमरमर का पूरा मार्बल बना है, ऊपर भगवान का एकदम अलग से ही ओटे सॉर्ट ऑफ है, उसमें मैंने भगवान का मंदिर जैसे बना रखा है। वहां पे मेरा कुछ भी नहीं है। उसके नीचे काफी मतलब 3 अलमारी है, तो 3 में, एक में मैंने भगवान की किताबें रखी है और 2 में मैं वो स्टोरेज रख सकती हूँ क्या, ये पूछना था। देखिए मेरे इस वास्तु के हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी वहां अच्छी है और आपको वहां पे वो रखने से आपको पूजा करने में कोई ध्यान में भंग नहीं होता है, तो फिर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भंग? आप म्यूट पे हैं। अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, हाँ हाँ। तो एक्चुअली डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से मतलब भगवान की पूजा पाठ सब होती है। और मुझे एक बात और पूछना था कि जैसे आप बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज है उनकी फोटो नहीं लगाना चाहिए जो शांत हो गए हैं, पर अगर महाराज जी वगैरह फैमिली मेंबर्स में है, हम उनकी फोटो रख सकते हैं? जैसे मेरे पापा महाराज जी थे, मैंने उनकी फोटो रख रखी है पूजा घर में। देखिए मैं आपको बताऊं, वास्तु ये कहता है कि मंदिर में सब भगवान की फोटो होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, वो हमारे लिए जो है वो आदरणीय है, प्रिय हैं, लेकिन हैं तो वो इंसान ही है ना। तो इसीलिए उनकी, अगर आपके पास एक पूरा मंदिर का कमरा है तो वेदी के अलावा आप उनकी फोटो किसी दीवार पे लगा सकते हैं, परंतु हैं महाराज जी बने थे, अभी समाधि हो गई है उनकी। अच्छा, फिर आप उनकी एक अलग साइड में फोटो लगा सकते हैं। अलग से ही रखी है। हाँ, एक छोटा सा मंदिर बनाया, उसमें भगवान की फोटो और यंत्र है, और उसी के बगल में रख रखी है। जी जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े गौरव जी। मेरे ख्याल से हम एक काम करते हैं, हम पहले एक बार कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। मैं वही कह रहा था जी, दीदी, यहाँ पे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी आ रहे हैं जी। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब पर्सनल क्वेश्चन के लिए ये सेशन का कीमती वक्त खराब जी, हो। वही मैं कह रही हूँ हर कि एक काफी के सारे लिए लोग काम हैं। नहीं होगा। हाँ, तो जो सबके लिए रिलेटेड क्वेश्चन है जी बेसिक जानकारी के लिए, जी वो पूछें, और क्वेश्चन आंसर अगर चैट बॉक्स में लिख देंगे तो जो उचित होगा वो मैं पूछ लूंगा, जी नहीं जी तो हैंड रेज लास्ट में लेंगे। जी। मेरे को भी यही लगता है गौरव जी कि हम ये उत्तर और क्वेश्चन का जो सेशन हम अंत में लेते हैं। क्या होगा ना, नहीं तो बहुत सारे लोगों को समय में ध्यान रखते हुए 11:15 नहीं, हो गए हैं अभी। हाँ रिलेटेड टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो चैट जी बॉक्स में लिख दें, ठीक लगेगा तो मैं बीच में भी लेने का प्रयास करूंगा, जी लेकिन जी जी पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज नहीं ले। जी जी जी, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्लो जिसमें भी कि मैं अब टूटता आपको है। बताऊंगी, हाँ, टिप्स फ्लो भी वगैरह टूटता बताऊंगी। तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन हम अंत में ले लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना कि हमें पता कैसे लगे कि हमें दिक्कत क्या है, या हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन स्टैब्लिश करना, ये सिम्टम जानना ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अब चूंकि ये रिलेशनशिप इसका टॉपिक था, वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था, ये तो हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं आज। हमारा पार्ट 1 था, अब हमारे रिलेशनशिप पार्ट 2 आज वीडियो भी आया है, मैं गौरव जी को दे दूंगी, ये डाल देंगे, तो आप उसमें और भी टिप्स जो है वो रिलेशनशिप की ले सकते हैं। तो देखिए रिलेशनशिप क्या होता है ना, रिश्ते जो होते हैं वो सब एक पति पत्नी के नहीं होते हैं, वो माँ बाप से भी होते हैं, वो बच्चों से भी होते हैं, वो हमारे कुलीग से भी होते हैं, पार्टनर से भी होते हैं, लेबर से भी होते हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स हैं तो हमारे क्लाइंट से भी हैं, वेंडर्स से भी हैं, बहुत प्रकार के रिश्ते होते हैं। तो अगर उन रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में, मान लो सारे रिश्ते अच्छे हैं, परंतु अगर मेरे बॉस के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, या मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, मेरी लेबर से मेरी नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज आपको परेशान करेगी, और वही परेशानी से आपका जो मानसिक स्तर है वो बढ़ता जाएगा, जिसे कि हम आज की लाइफ में स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस बहुत है लाइफ में और रहेगा, परंतु ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस है, जिसे कि हम अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो उसको क्यों ना ठीक किया जाए। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पाउस यानी पति पत्नी से दिक्कत, पेरेंट्स से प्रॉब्लम, पार्टनर से दिक्कत, बच्चों से अनबनी रहना, ये सारी जो है ये आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स दर्शाती हैं। तो देखिए सबसे पहले ना आप ये चेक करिए कि आपका बेडरूम किधर है। अगर आप ओनर है, ओनर यानी अगर आप ब्रेड विनर है, देखिए ओनर दो चीज से यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। मान लीजिए मैं ब्रेड विनर हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत ओल्ड है, देखिए माता पिता तो हमेशा आदरणीय रहेंगे, हमेशा बड़े रहेंगे, परंतु एक समय के बाद अगर घर में एक साउथ वेस्ट का कमरा है तो वो कमरा उस बेटा या उस परिवार के सदस्य को देना चाहिए जो कि डिसीजंस लेते हैं, जो कि ब्रेड विनर्स हैं, जो कि रोजी रोटी कमाते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि माता पिता बहुत बूढ़े हो गए हैं परंतु वो कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे घरों में, लिख लीजिए आज मेरी बात, ऐसे घरों में हमेशा कलह रहता है, और जो बच्चे होते हैं, जो ब्रेड विनर्स होते हैं, जो 45-50 साल तक भी सेटल नहीं हो पाते हैं, वो अपने बिजनेस को कभी भी अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो एक अच्छे मजबूत रिलेशनशिप के लिए, देखिए अगर आपका अपना घर है, 2-3 फ्लोर्स हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे नेतृत्व में, मतलब साउथ वेस्ट में पेरेंट्स हैं, उसके ऊपर आप हैं, उसके ऊपर आपके बेटे भी हो सकते हैं। परंतु अगर एक ही कमरा है तो घर में जो भी डिसीजन लेता है या जो भी रोजी रोटी कमाता है, जो भी बिजनेस को हैंडल करता है या जॉब करता है, जो भी करता है, वो कमरा उसका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े हैं, माता पिता है तो उन्हीं का है, क्योंकि माता पिता को वहां पे रह के परेशानी भी होगी, मानसिक भी, शारीरिक भी, और घर में हमेशा कलह बना रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपके घर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, अभी तो हमने बात की माता पिता और बच्चों की, अगर हस्बैंड वाइफ में, देखिए आजकल जितनी मैं कंसल्टेशन करती हूँ ना, रिलेशनशिप प्रॉब्लम बहुत मेरे को देखने को मिलती है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, दिल्ली जैसी सिटीज में बहुत ज्यादा डिवोर्स केसेस होते हैं। देखिए एक होता है हाँ चलिए प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम घर देखते हैं ना, अगर किसी का कमरा, मैं नए कपल की बात नहीं कर रही हूँ, शादी के 2 साल बाद ये चीजें बदलती हैं, 2 साल के बाद अगर किसी भी कपल का कमरा नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य में रहता है, तो ये मान के चलिए कि उस कपल में सेपरेशन जरूर आएगा। देखिए सेपरेशन क्या होता है, कई प्रकार से हो सकता है। सेपरेशन हो सकता है हस्बैंड की कहीं जॉब लग जाए, कभी कभी आए, वाइफ की कहीं जॉब लग जाए, टूरिंग जॉब में हो, सेपरेशन डिवोर्स भी हो सकता है। सेपरेशन ये भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ मनमुटाव जिंदगी भर रहता है, फिर भी जिंदगी भर रहते हैं, पति पत्नी नहीं होते हैं, उनमें कोई मानसिक संबंध नहीं होता है, लेकिन जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन है तो सेपरेटेड ही, आप उसे हस्बैंड वाइफ तो नहीं कहेंगे। तो ये जो चीजें होती हैं ये नॉर्थ वेस्ट से आती हैं, वायव्य से आती हैं। तो अपना कमरा चेक करें, अगर ऐसे कपल में जिसमें अनबन रहती है, या अगर आपको लगता है कि भाई मान लीजिए मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, जो कि एक एज वाइज नहीं करना चाहिए, तो आप ये देखिए कि ऐसा तो नहीं कि उनका जो कमरा है वो कहीं साउथ वेस्ट में है और आप साउथ वेस्ट में नहीं है, तो कमरों की प्लेसमेंट बहुत जरूरी होती है। उसके बाद अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो वाइफ को लेफ्ट में सोना चाहिए, अगर आप राइट में सोती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एक आर्ग्यूमेंट रहता है, कैसे कि जो आपका ग्लास है वो आधा भरा है या आधा खाली है, बस इस प्रकार के जो है वो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स को पेयर में रखें, जैसे 2 तकिए रखें, पेंटिंग लगाते हैं तो 2 लगाएं, कुछ भी रखें पेयर में रखें। गद्दा जो होता है वो सिंगल मैट्रेस रखें, 2 गद्दे ना रखें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रकार का मिरर यानी आईना मास्टर बेडरूम में नहीं होना चाहिए। आप भूल जाइए नॉर्थ में, ईस्ट में, देखिए वैसे वास्तु कहता है उत्तर और पूरब में शीशा लगाना चाहिए, परंतु उत्तर और पूरब किसका, घर का, कमरे का नहीं। मास्टर बेडरूम में कोई भी एक्सपोज्ड मिरर नहीं होना चाहिए। अगर आपके में है पर कोई बात नहीं, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पे कुछ कपड़ा लगा लीजिए, कुछ उसमें लकड़ी का आप उसका कवरिंग बनवा दीजिए कि जब आपको यूज करना है आप उसको यूज करें और फिर ढक दें, वो रिफ्लेक्ट ना करे कुछ भी। किचन को जरूर देखना चाहिए, अगर जिस घर में अग्नि और पानी बहुत पास पास होते हैं, बाजू बाजू होते हैं, उनमें हमेशा कलह रहती है। अच्छा, एक रूम का जो शेप होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए वास्तु में ना 4 कोनों का जो है वो बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। जैसे ही 5वां कोना, चाहे लैंड का हो, घर का हो या कमरे का हो, जैसे ही एक 5वां कोना इंट्रोड्यूस होता है उस जगह पे प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं। देखिए यहाँ पे समय के अभाव के कारण मैंने थोड़ी थोड़ी सी टिप्स ली हैं, आप वेबसाइट में अंत में बताऊंगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। हमने कोशिश की है उसको पूरा एनसाइक्लोपीडिया बनाने की। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमने अपनी तरफ से उसमें सारे टिप्स दिए हैं कि कैसे आप इन सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप अपने लाइफ में जो है वो बेहतर बना सकते हैं। एक ये बहुत ही अच्छा हमारा 12वां श्लोक है हमारे भक्तांबर का। देखिए क्या होता है जब आप बीमार पड़ते हैं, क्या होता है, डॉक्टर आपको बोलता है दवाई खाइए, परहेज करिए, सैर करिए, तो ये सब कुमुलेटिव इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली दवाई खाई आप ठीक हो जाएंगे, आपने खाली परहेज किया आप ठीक हो जाएंगे, आपने खाली सैर की आप ठीक हो जाएंगे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में दिक्कत है किसी भी से भी, तो आप इस मंत्र का उच्चारण करिए, इसका 108 बार रोज जप करिए और ये सारी आप वास्तु की जो है वो रेमेडीज करिए। फिर आप देखिए कैसे सोने पे सुहागा होता है।
अब अभी हमने बात की रिलेशनशिप की। अब देखिए मैं ना रिलेशनशिप पे भी आपको बहुत देर तक समझा सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं आपको ना हर एस्पेक्ट के थोड़े थोड़े से चीजें बताऊं और उनकी थोड़ी थोड़ी टिप्स बताऊं, क्योंकि ये मैंने वो वाली टिप्स दी है क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं लोगों की कि हमारे घर में ऐसा है तो हम क्या करें। हमारे घर में एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों के घरों में, देखिए क्या होता है ना, हेल्थ इश्यूज। अब जो दिक्कतें हैं, शारीरिक प्रॉब्लम है, वो हर स्टेज पे रहती है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो सबको आती हैं, लेकिन हम बात करते हैं फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज की। मेरे बच्चे की तो दवाई खत्म ही नहीं होती है, हमारे घर से तो दवाइयां ही नहीं जाती हैं, हमारे घर में तो हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। हम लोग तो सेविंग ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि सारा पैसा तो दवाइयों में निकल जाता है। ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये बताती हैं कि आपके घर में ऐसा वास्तु दोष है जो कि आपको स्वस्थ ही नहीं रहने देता, या ऐसे दोष जैसे किसी को कैंसर जैसी बीमारी होना, जो बड़ी बीमारियां होती हैं, ये भी वास्तु दोष से, ये सारी चीजें हमारे प्लैनेटरी पोजीशन से, हमारे कर्मों से, ग्रहों से भी आती हैं। परंतु ये सारी चीजें वास्तु जो विद होते हैं, जो अच्छे वास्तुविद होते हैं, वो आपके घर को देख के भी बता सकते हैं कि इस घर में कोई एक ऐसा प्राणी है जो कि कैंसर से पीड़ित है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे कि हम लोग क्रिटिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, ये सारी चीजें वास्तु दोष की वजह से भी आती हैं। अब क्या करें, देखिए ये हमने पैंडेमिक के टाइम पे भी हम लोग काफी इस चीज के वीडियोस भी निकालते थे कि अब तो पैंडेमिक का टाइम खत्म हो गया, अब हम सब उस चीज से निकल गए हैं। बट इन जनरल ये हम अच्छी हेल्थ के लिए सबसे पहले आप अपने घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, देखिए ये नॉर्थ है मेरा, ये ईस्ट है, 90 डिग्री हो गया, बीच में मेरा आ गया नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो पोर्शन होता है ना, ये हमारी इम्यूनिटी दिखाता है, ये हमारी हेल्थ दिखाता है। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप ये देखिए कि आपने किसी प्रकार की गंदगी तो नहीं रखी, कोई टॉयलेट तो नहीं है, किचन तो नहीं है, कोई स्टोर रूम आपने बना दिया हो, कुछ गंदगी रख दी हो। तो अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो तुरंत आप उस चीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं वो हमारे इस कोण के गंदे होने से निकलती है। आप इसमें, अब जैसे आप एक जनरल आपको ट्रीटमेंट करना है तो आप क्या करिए, हरा रंग कराइए। रंग नहीं करा सकते हैं कोई बात नहीं, हरे रंग का सामान रखिए, पौधा रखिए, वहां पे कोई वाटर सोर्स रखिए, पानी, पीने वाला पानी। देखिए जब भी हम लोग कहते हैं ना कि पानी रखिए, तो हमेशा फ्लोइंग वाटर होना चाहिए। जो स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी जो है, वो आपकी ग्रोथ को कम करता है। तो अगर आपको पानी रखना है तो बहता हुआ पानी रखिए, वाटर फाउंटेन हो गया, या ऐसा पानी जो आप पी रहे हो, तो पानी का एक फ्लो है कि मैंने पानी पिया, जग फिर भर दिया। तो जो पानी होता है, जो जल तत्व होता है, आप जितना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे उतना ज्यादा आपके घर में एक ओवरऑल अच्छी ऊर्जाएं रहेंगी। फिर अपनी जो दवाइयां हैं, अगर आप कोई दवाई खाते हैं तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रखिए। साउथ वेस्ट ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पे साउथ वेस्ट लिख लीजिए, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो कोना होता है, वहां पे आपको दवाइयां नहीं रखनी है, वहां पे आपको अपनी रिपोर्ट्स नहीं रखनी है, क्योंकि वहां पे आप दवाइयां रखेंगे तो वो दवाइयां आपकी जिंदगी से कभी कम नहीं होंगी। ठीक है, इसके इन सारी चीजों के अलावा दवाइयां ऐसी जगह रखिए जहां आपको दिखे ना। देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यू गेट व्हाट यू सी, आपको वही मिलेगा जो आप बार बार देखेंगे अपनी जिंदगी में। तो दवाइयां मत देखिए लोगों के, आप देखिए स्पेशली जो बड़े लोग होते हैं उनको आदत होती है कि बेड है, बेड के ऊपर एक सामान रखने की जगह है, उस पर सारी दवाइयां रख के सोते हैं। दवाइयां कभी नहीं खत्म होंगी आपके घर में से। आपको अपने पास में दवाई रखनी है, किसी बैग में रखिए, किसी ऐसे बॉक्स में रखिए जो ना दिखे, या दराजों में रखिए। कभी भी अपने विजुअल्स में वो चीजें नहीं रखनी चाहिए जो आपको ना चाहिए हो जिंदगी में। तीसरी चीज, सुबह की सूरज जो होता है, मॉर्निंग सनलाइट बहुत बहुत अच्छा होता है, स्पेशली 10 से 11 के बीच का जो सन की जो रेज होती हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, धर्म भी कहता है, विज्ञान भी कहता है। हमारी, अगर आपके पास ईस्ट फेसिंग डोर है, ईस्ट फेसिंग विंडोज हैं, ईस्ट फेसिंग बैल्कनीज हैं, तो सुबह के समय उन्हें जरूर खोल के रखिए। उनमें एक छोटे यानी पतले पर्दे लगाइए ताकि उसमें से जो है वो सनलाइट आती रहे। एक फुटवेयर है, चप्पल। देखिए पहले हम लोगों के यहाँ, आपको मालूम है, अभी भी बहुत घरों में बाहर की चप्पलें घर के अंदर नहीं आती हैं। ये कंसेप्ट अभी भी फॉलो होना चाहिए, चाहे आप बड़े घर में रहते हैं, छोटे घर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं। चप्पलों से हम सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज जो है वो अपने साथ में लाते हैं। अब कैसे लाते हैं, मैंने किसी ड्रेन यानी गड्ढे के ढक्कन पे, ये जो गंदगी हमारी जाती है उसके ढक्कन पे मैंने पैर रखा और मैं वही जूते चप्पल पहन के घर में घूम रही हूँ, तो क्या हुआ, मैंने जितनी भी सारी नेगेटिविटी है वो अपने पूरे घर में डाल दी। और फिर उसके बाद लोग परेशान होते हैं, हमारा तो घर में मन ही नहीं लगता, हम तो घर में बीमार रहते हैं, हम तो घर में परेशान रहते हैं, हमारे तो। और सबसे बड़ी चीज, जब लोग कहते हैं ना हमारे घर का तो वास्तु भी ठीक है,
हम तब भी परेशान रहते हैं। देखिए वास्तु तो वास्तु की एनर्जीज देगा। ये सारी जितनी एनर्जीज है जो कि हमारे भाव से, हमारे कर्म से, हमारी चीजों से है, वो एनर्जीज तो हमारी डे टू डे लाइफ में रहेंगी। तो इसीलिए किसी भी प्रकार के जूते चप्पल बाहर रखने चाहिए। दूसरी चीज होता है कपूर। कपूर अपने घर में जरूर आपको इवेपोरेट करना है, जलाना नहीं है, इवेपोरेट करना है। और कपूर में भी देसी कपूर लाइएगा। ये जो कपूर की टिक्कियां आती हैं तो मोम होती हैं। देसी कपूर को, कपूर लैंप लीजिए, देसी कपूर को ऊपर रखिए और एक सेकेंड, और उसके बाद ना उस कपूर को जो है वो आप शाम संध्या के समय अपने घर में कहीं पे रख दीजिए, सेंट्रल एरिया में। तो धीरे धीरे वो इवेपोरेट होगा। क्योंकि देखिए एनर्जीज जो होती हैं इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब एनर्जीज किसी घर में कैसे बदलती है, यहाँ पे 1 मिनट का समय और लूंगी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं खिंच रहा है तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आप मुझे बता सकते हैं, बट ये सबके काम की है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए क्या होता है ना, एनर्जीज डे टू डे लाइफ में कैसे चेंज होती है। मैं आज आई कहीं से, मैं बहुत गुस्से में हूँ। हर इंसान तो बहुत ही हमेशा सात्विक परिस्थितियों में नहीं रहता है, उसे भी कभी कभी गुस्सा आता है। फिर वो गुस्सा आता है तो क्या होता है, हम अपना गुस्सा अपने घर में बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, गाली देते हैं, गुस्सा आता है, किसी को डांट दिया। या अगर आप देखें ये जहाँ पे बहुत सारे परिवार जो होते हैं, ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, उनमें क्या होता है कि बहू को कुछ दिक्कत हुई या किसी भी घर की फीमेल को दिक्कत हुई तो वो क्या करती है, अपने रूम में जाती हैं, फोन उठाती हैं, जिससे भी बात करती हैं वो अपने रूम में बात करती हैं। तो क्या होता है, हम जितनी भी नेगेटिविटीज है ना हम अपने घर में एमिट करते हैं, घर में बोलते हैं। और स्वर विज्ञान के हिसाब से आप जो चीज जहां बोलते हैं वो वहां की ऊर्जा बनाती है। तो पहली चीज, अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ बात करनी है, तो अपने बेडरूम में ना जाके, अगर आपके पास ऐसे कोई छोटा सा स्थान है, छत है, बैल्कनी है, टेरेस है, वहां बात करें। वो सारी ना जो एनर्जीज है वो आप यूनिवर्स को दीजिए, अपने घर में मत रखिए। क्योंकि जितना आप अपने घर में रखेंगे उतनी ज्यादा आपके घर में परेशानियां किसी भी फॉर्म में, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ, किसी भी फॉर्म में आएंगी। तो अपने ना घर की एनर्जीज का ध्यान रखिए। एक समुद्री नमक होता है, वो आप लीजिए और उससे पोछा लगवाइए। ये इसमें बहुत पावर होती है, बहुत मिनरल्स होते हैं नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये कैम्फर यानी कपूर और सी सॉल्ट, ये 2 चीजों का आप डेली प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ घंटी बजाने का, शंख बजाने का एक बहुत महत्व है। इसकी जो एनर्जीज होती हैं जो कि बॉलविस में नापी जाती हैं, ये अपने आप में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाएं आपको देती हैं। और एक तीसरी चीज, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप खाएंगे वैसे हो जाएंगे। तो जब भी आपको कभी गुस्सा आ रहा हो तो आप खाना मत बनाइए, रुक जाइए 5 मिनट, क्योंकि जैसा आप भाव अपने खाने में देंगे वैसा ही भाव आपको सबसे मिलेगा। हम ये कहते हैं कि भाई हम तो घर में नहीं लड़ते, हमारे बच्चों को लेकिन बहुत गुस्सा आता है, हमारे बच्चे तो बड़ी बदतमीजी करते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि हम जिस भाव से खाना बनाते हैं वही भाव से उस बच्चे को खाना खिला रहे हैं। तो वो जो भाव है वो आप नहीं दे रहे हैं, वो आप वो एनर्जीज नहीं दे रहे हैं, वो आपके भाव से आपके फैमिली मेंबर्स के पास जा रहा है। तो पानी देते हुए और खाना देते हुए आप चाहें तो उसको एनर्जाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको कभी लगता है कि भाई आपके घर में किसी तीसरे ने खाना बनाया या काम वाली खाना बनाती है, तो उस खाने पे या पानी पे एक बार हाथ रख के अपने बच्चों को देते हुए णमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। तो उस खाने की अगर कोई नेगेटिविटी है एनर्जीज के तौर पे तो वो खत्म हो जाती है। तो ये सारी, हाँ, यहाँ पे 2 जन हैं जो कपूर को कैसे यूज करना है वो एक बार वापस पूछ रहे हैं। जी जी, देखिए कपूर को, एक होता है हम जब आरती करते हैं तो हम कपूर में अग्नि जलाते हैं, कपूर को जलाते हैं। हमें कपूर को जलाना नहीं है। आप एक जो कपूर लैंप वो होता है ना जिसमें ऊपर तेल डलता है या हम कुछ रखते हैं और नीचे दिया जलाते हैं, इस प्रकार के आपको लैंप बहुत मिल जाएंगे बाजार में। आप एक लैंप लीजिए, उसमें ऊपर कपूर रखिए और नीचे कोई छोटा दिया या जो भी जलता है आप वो जलाइए। तो कपूर जो है वो धीरे धीरे जो है वो इवेपोरेट होगा। हाँ, आपको उसे जलाना नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास पुरानी गुड नाइट की मशीन है जिसमें टिक्कियां लगती थी, अगर किसी के पास है, बहुत पुरानी बात है, तो आप वो लगा सकते हैं और उसमें टिक्की की जगह आप कपूर का पीस रख दीजिए। तो वो जो है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। आजकल कपूर के ऐसे आते हैं कि ऐसे स्टैंड होते हैं कि आप प्लग कर दीजिए खाली और उसमें कपूर रख दीजिए। बेसिक सब उसका उद्देश्य ये है कि आपको इसको इवेपोरेट करना है, आपको उसको जलाना नहीं है। देखिए कंसेप्शन प्रॉब्लम मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उससे रिलेट करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि आज की डेट में रिलेशनशिप और कंसेप्शन ये 2 ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मैं अपनी कंसल्टेशन में सबसे ज्यादा देखती हूँ। अब कंसेप्शन प्रॉब्लम क्या होती है? कंसीव ना कर पाना, मिसकैरेजेस होना।
आईवीएफ फेलियर होना कि हमने 2 बार आईवीएफ करा लिया, 3 बार आईवीएफ करा लिया, हमारा तो आईवीएफ फेल हो गया, या हमारी रिपोर्ट्स, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स तो एकदम ठीक है लेकिन तब भी हमारा कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बिल्कुल वास्तु रिलेटेड होती हैं। आप ये मान लीजिए जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में अग्नि चलेगी उस घर में संतान की उत्पत्ति बहुत मुश्किल होती है, बिल्कुल। और भी उसके बहुत सारे जो है वो कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो बड़ा मेन कॉर्नर होता है किसी की भी रिप्रोडक्टिव जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसके लिए। तो आप ये हम लोग जब कोई मान लो कंसल्टेशन की, हमने देखा कि प्रॉब्लम, उसके बाद लोगों के बच्चे होते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया, हम कुछ नहीं करते, कोई कंसल्टेंट कोई हीलर कुछ नहीं करता। आप ही की एनर्जीज है, सब चैनल्स बनते हैं लोग कि आपकी एनर्जीज है, सब ब्लॉकेजेस हटा दी, फिर वही डॉक्टर होते हैं, वही दवाइयां होती हैं और आपकी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो आपकी क्या है, लाइफ के ना अलग अलग पाथ खुल जाते हैं कि हो सकता है वास्तु कराएं तो आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आपको ठीक कर दे, या दवाइयां बदल जाएं जो आपको ठीक कर दे। तो कंसल्टेंट आपको ठीक नहीं करेगा, सब जो एनर्जीज आपके घर से खत्म हो गई हैं, जो ब्लॉकेजेस हट गई हैं, उनकी वजह से आप ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल मान के चलिए, जहां पे कंसेप्शन प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को जानते हैं तो उनका घर जरूर चेक करिए। 99% नॉर्थ ईस्ट, ईशान में जब जब अग्नि जलेगी उस घर में संतान की उत्पत्ति उतनी ही डिफिकल्ट होगी। मिसकैरेज होना, या कंसीव नहीं किया आपने, या प्री मैच्योर डिलीवरीज होना, ये बिल्कुल ईशान में दोष का प्रभाव होता है। अब अगर आप चाहते, जैसे मान लीजिए कोई कपल है, अगर कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो कुछ भी प्लान करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिए। कई बार होता है लोग डॉक्टर्स के पास जाना शुरू करते हैं, सोचते हैं हम डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया करने से पहले आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसको आप जरूर देखिए और किसी से मिलिए, प्लांट्स वगैरह लगाइए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के अलावा ब्रह्म स्थान, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारी सृजनता होती है, क्रिएशन होती है, वो हमारी नाभि से शुरू होती है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट के अलावा आपके घर के ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है, किचन है, स्टेयरकेस है, कोई बीम कॉलम आ रहा है, तो भी 99% ये चांस है कि आपके घर में संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो सकती है। यहाँ दीदी एक जन है जिनके ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है, वो जी जी, देखिए ब्रह्मस्थान में अगर आपके टॉयलेट है तो सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा वो टॉयलेट यूज करना। उस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलूँ आप ये रंग करा दो, वो रंग करा दो। पहले देखिए जो गंदगी है वो तो आपको हटानी ही पड़ेगी। उस टॉयलेट को आप बंद करिए, पहले यूज करना, उसमें एक लाइट जलाइए, उसको स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। वहां पे थोड़ा सा आप प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं, सी सॉल्ट रखिए। आपको बेसिकली उसको ना एक्टिवेट करना है, लेकिन सबसे पहले उसको आपको यूज करना रोकना है। आप यूज करना रोकने पहले आप उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। मतलब बंद यानी आपको ताला नहीं लगाना है, आपको वहां पे कोई यूज ना करे, कोई पानी, कोई WC जो होता है, जो पॉटी सीट होती है, वो मेन प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको यूज करना बंद करें। उसके अलावा आप एकदम उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें, कोई अगरबत्ती लगाएं, वहां पे कोई पानी का स्रोत रखें, और लाइट हमेशा 24 घंटे एक छोटी लाइट जला के रखें। जब वो एक्टिवेट होगा तो आपके ब्रह्मस्थान की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। अब देखिए ये ना कुछ जनरल टिप्स हैं, यहाँ पे मैंने ना एक टी पॉइंट लिखा है। आप ये मान के चलिए टी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी घर के लिए। वास्तु में इसको विधि शूल कहते हैं। अब विधि शूल कैसे काम करते हैं, ये रोड आ रही है, यहाँ पे मेरा घर है, ये रोड टकरा गई, आप समझ रहे हैं, यहाँ से ऐसे रोड आई, ये घर है, यहाँ टकरा गई, तो ये एक टी पॉइंट बनाता है। वास्तु में टी पॉइंट का बहुत महत्व है। अब टी पॉइंट कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं, 16 टी पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कुछ 2 या 3 टी पॉइंट्स अच्छे होते हैं, बाकी सारे टी पॉइंट्स खराब माने गए हैं। और जिस प्रकार से टी पॉइंट्स होते हैं उस प्रकार से उस घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपके घर टी पॉइंट पे है तो उस चीज का जरूर ध्यान रखिए। साउथ वेस्ट एंट्रेंस जो होती है वो रोग का कारक होती है। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट एंट्रेंस है और अगर आपके घर से दवाइयां नहीं खत्म हो रही हैं तो उसको ट्रीट करिए। हाइड मेडिसिन, दवाइयां छुपा के रखिए। स्लीपिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ये देखिए कि आप कैसे सो रहे हैं। हम लोग सब मैग्नेट्स हैं, हम सब जब चुंबकीय किरणों में रहते हैं तो हमें नॉर्थ साउथ पैरेलल रहना चाहिए। लिख लीजिए, सोते हुए आपका सर दक्षिण और पूरब में होना चाहिए, मतलब साउथ और ईस्ट में होना चाहिए। साउथ बेस्ट होता है क्योंकि हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल होते हैं। वेस्ट में भी रख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है। नॉर्थ, उत्तर दिशा में सर करके कभी नहीं सोना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बताऊंगी, वेरी साइंटिफिक।
फिजिक्स के हिसाब से ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा उत्तर है। तो जब हम उत्तर और उत्तर को साथ में रखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ को साथ में रखेंगे, तो क्या होगा, वो रिपेल होगा। फिजिक्स का लॉ है, टू सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, आयरन है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरी बातों से सहमत नहीं है, उनका भी स्वागत है। वो ट्राई करके देखें, नॉर्थ की तरफ सर करके देखें 1 हफ्ता। 8वें दिन मुझे जरूर बताएं नींद आई नहीं आई, दिक्कत हुई नहीं हुई। नॉर्थ में सर करके सोने से मानसिक बीमारियां बढ़ती हैं, आती हैं, बहुत बहुत ही क्रूशियल केसेस में चली जाती हैं। आप धर्म में भी देख लीजिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो जो डेड बॉडी होती है उसका जो सर है वो उत्तर की तरफ करके रखा जाता है। इसीलिए रखा जाता है कि कुछ प्रकार की एनर्जीज मिलनी बंद हो जाए। तो अपनी स्लीपिंग पोजीशन बहुत ध्यान रखिए। बीम्स का ध्यान रखिए। बीम्स आप समझते हैं, ऊपर से जो 2 कॉलम के बीच में बीम जाती हैं सीलिंग्स में, तो बीम के नीचे नहीं सोना है। अगर किसी के भी घर में बीम्स हैं और अगर जो भी बॉडी पार्ट के ऊपर से वो बीम निकलती है, उस बॉडी पार्ट में हमेशा दिक्कत रहती है। बहुत साइंटिफिक है, बीम में हम कितना आरसीसी यूज करते हैं, हम मैग्नेट्स हैं, तो हमारी जो बॉडी का जो ग्रेविटी, वो मैग्नेटिक फोर्स, जितने भी मैग्नेटिक फोर्सेस हैं और जो आयरन है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपके घर में बीम है तो फॉल सीलिंग करा लीजिए, दोष खत्म हो जाता है। फॉल सीलिंग नहीं करा सकते हैं तो बीम को एक लकड़ी प्लाई के फ्रेम से कवर करा लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे ना आपको बहुत ही सिंपल उपाय बता रही हूँ। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप पिरामिड लगा लो या आप ये 50,000 रुपए का कोई यंत्र खरीदो और आप लगा लो। ये बिल्कुल दीज आर वेरी साइंटिफिक टिप्स और ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिरर आपके बेड को कभी रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी कपल जो कि कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहा है, अगर उसका बेड जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ना, आप मान लीजिए कि उस लेडी का मिसकैरेज होगा ही होगा। उसके अलावा भी अगर बेड आपका मिरर जो है वो बेड में रिफ्लेक्ट करता है तो भी घर में जो भी वहां पे इनहैबिटेंट्स या लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, जो रिफ्लेक्शन है वो टीवी भी करता है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, लोगों के बेडरूम में बड़े बड़े टीवीज होते हैं और उसकी जो टीवी की जो स्क्रीन होती है वो भी रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको उस पर हमेशा कवर करके रखना चाहिए अगर आपका बहुत बड़ा टीवी है और टीवी में अगर आपका बेड रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो भी जो है वो एक आईने का काम करता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आज की डेट में ना लोगों को रूम में बीवी हो या ना हो टीवी जरूर चाहिए। टीवी एक ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं अछूता रहा है। टीवी आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वास्तु तो खैर ये कहता है कि जहां हमारा शयन कक्ष होता है वहां पे किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। नो टीवी, नो कंप्यूटर, नथिंग, नो म्यूजिक सिस्टम। फिर भी आजकल की जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसा रहन सहन हो गया है, अगर आपके रूम में टीवी है तो उसको आप रिमोट से बंद करके मत सोइए, उसको मेन स्विच से बंद करिए। आप माइक्रोवेव यूज करते हैं, मेन स्विच से बंद करिए। देखिए माइक्रोवेव आप 24 घंटे में मुश्किल से 5 मिनट यूज करते होंगे, उसके अलावा वो 23 घंटे पूरा टाइम ऑन रहता है। और WHO की आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस माइक्रोवेव से निकलती है। तो इसीलिए जितने भी गैजेट्स होते हैं, जैसे फोन है, पहले लोग अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाते थे, बढ़िया जिंदगी चलती थी सबकी, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। फोन आए, फोन में अलार्म लगाया, कहाँ रखा, तकिए के नीचे। सुबह उठे, मेरा सर तो हमेशा भारी रहता है, मुझे नींद ही नहीं आती, डॉक्टर से मिलूं क्या, मैं नींद की गोली खा लेता हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। मैं उठता हूँ ना, मेरा सर एकदम भारी रहता है, परेशान रहता हूँ मैं। अरे भैया परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि आप इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं किसी को बाबा आदम के जमाने में नहीं भेज रही हूँ, यहाँ पे भी ऑल आर मॉडर्न हियर, परंतु इन एनर्जीज को कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईफाई आप रात में जब भी सोए वाईफाई बंद कर दीजिए, अगर आपको ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वाईफाई 24 घंटे चलना है। वाईफाई एनर्जीज इतना परेशान करती हैं लोगों के घर होते हैं, वो एयरटेल वाले वोडाफोन वाले आते हैं ना कि टावर लगवा लीजिए, 1 लाख रुपए महीना हम देंगे। कभी मत करिएगा, कभी भी उन टावर्स के नीचे जो लोग रहते हैं, 99% घरों में कैंसर देखा गया है। तो आपको कोई 1 लाख रुपए दे, 10 लाख रुपए दे, या तो अगर आपको लगवाना है घर छोड़ दीजिए और दे दीजिए उनको घर, परंतु अपने घर के ऊपर किसी प्रकार का कोई टावर मत लगवाइए। आखिरी पॉइंट यहाँ पे कवर करूंगी, जब किचन और टॉयलेट साथ साथ होते हैं तब भी हेल्थ इश्यूज आते हैं। स्पेसिफिकली तब जब जिस पॉइंट पे अगर वाटर पाइप आ रहे हो और उसी पॉइंट पे आपका जो गैस का
पॉइंट आ रहा हो, तब जो हेल्थ इश्यूज है वो फीमेल्स को ज्यादा होते हैं। परंतु अगर मान लीजिए इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप किचन की तरफ से कोई वुडन प्लाई लगा सकते हैं। वो दोष जो है, देखिए यहाँ पे ना सिंपल है, जब हम लोग करते हैं तो हम उसमें और एडिशन करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली कौन से पद में प्रॉब्लम है, कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, फिर हम उसे और 10 चीजों से ठीक कराते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बता रही हूँ कि आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक कहावत है ना कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, तो वो हम सबकी जिंदगी में जो है वो बिल्कुल सही बैठती है कि इंसान अगर हर तरीके से खुश हो लेकिन अगर फाइनेंशियल दिक्कत हो तो वो मेंटली हमेशा परेशान रहता है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या हो, देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत तरीके से आ सकती है। सेविंग का ना होना, कि कोई बीमार है, हर महीने मान लो हो सकता है मैं 1 करोड़ रुपए महीने में कमाती हूँ, लेकिन अगर मैं 1 करोड़ 10 लाख खर्च करती हूँ तो इसका मतलब मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ। मेरी कमाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई गड्ढा है जहाँ पे कि पैसा मेरा जा रहा है, ड्रेन इन द पॉकेट कहते हैं हम। हाँ, तो किस प्रकार से हो सकता है, मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, पैसा डूब गया, मैंने किसी को पैसे दिए, लेके भाग गया, मैं अपने लोन ही नहीं चुका पा रहा हूँ, मैं ऋणी हूँ, मैं रोगी हूँ। ये सारी चीजें अंत में क्या करती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देती है। चोरी हो गई, किसी का सब कुछ लुट गया, आग लग गई, प्रॉपर्टी लॉस हो गया, नौकरी छूट गई, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप उस चीज को रिलेट कर सके। अब किसी ने अपने किसी प्रोजेक्ट में मान लीजिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई, वो प्रोजेक्ट पे स्टे लग गया, तो है ना ये किसी ना किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ये एकदम वास्तु से रिलेटेड होती है। अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप कम से कम अपने घर में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप उसमें चेक करें। देखिए फिनेंस का जो कॉर्नर होता है ना वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट होता है, और साउथ वेस्ट हम चेक करते हैं, साउथ ईस्ट भी ऑफ कोर्स चेक करते हैं। चेक तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटी बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना, किचन होना, साउथ वेस्ट में किसी प्रकार का गड्ढा होना, साउथ ईस्ट में किसी प्रकार की बोरिंग होना, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ हमें दिखाती हैं। तो आप नॉर्थ ईस्ट में कोई वाटर सोर्स रखिए, कोई स्विमिंग पूल, देखिए बड़ी चीजों में बता रही हूँ, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। अगर आप छोटे घर में रहते हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं, नहीं बना सकते कोई बात नहीं, कोई वाटर सोर्स तो रख सकते हैं, तो वाटर फाउंटेन लाके लगा सकते हैं, कोई पीने का पानी का कुछ रख सकते हैं, कुछ भी स्वच्छ चीज रखिए परंतु जल तत्व रखिए। और नॉर्थ का जो रंग होता है हरा, नॉर्थ ईस्ट का रंग होता है पीला। इन रंगों को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो वहां की जो एनर्जीज होती हैं वो बेहतर होने लगती है। घर में ना जो टप 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 करते हुए जो नल होते हैं उनका जरूर ध्यान रखिए। हम लोगों को आदत ही नहीं होती है, नल टप टप करते रहते हैं, सालों साल करते रहते हैं, वो बहुत ही गलत होते हैं। जो टप टप करते हुए नल, जो लीकिंग टैप्स होते हैं, वो आपकी पॉकेट में ना छेद का काम करते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई नल है, वैसे तो मैं आरओ को भी इसी कैटेगरी में लाती हूँ, लोगों के घर में आरओ लगे रहते हैं, इतना पानी वेस्ट होता है। देखिए पानी जल तत्व लक्ष्मी जी को दर्शाता है, तो आरओ का पानी आप इकट्ठा करिए और उसको कहीं पे यूज करिए। 2 चीज करेंगे, वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाएंगे, दूसरी चीज वास्तु ठीक करेंगे। साउथ वेस्टर्न रूम, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप मालिक हैं और अगर आप साउथ वेस्ट रूम में नहीं सो रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको फाइनेंशियल लॉस होंगे ही होंगे, क्योंकि जब ओनर साउथ वेस्ट में रही रहते हैं तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, जो उनकी, जैसे मुझे कोई डिसीजन लेना है, मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो वो हमेशा रहती हैं, या उनको हमेशा कंफ्यूजन रहता है उनकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटी आ जाती है वो कंफ्यूज ही रहते हैं, आप उस चीज को, आप अपॉर्चुनिटी को क्रैक ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए अच्छे कमरे में ना सोना, सही कमरे में ना सोना भी आपके फाइनेंशियल लॉसेस को दर्शाता है। आप उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं, जैसे मान लीजिए साउथ ईस्ट एंट्रेंस है या साउथ वेस्ट एंट्रेंस है, जो कि हम मानते हैं खराब एंट्रेंसेस होती हैं। साउथ ईस्ट में कोई रेड कलर की चीजें यूज कर सकते हैं, साउथ वेस्ट में येलो कलर यूज कर सकते हैं। कॉपर जो होता है वो साउथ ईस्ट का मेटल होता है, कोई कॉपर की बॉटल हो गई, कॉपर की कोई भी, आजकल इतनी खूबसूरत चीजें मिलती हैं, आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट का जो है वो आयरन होता है, तो रॉट आयरन से बनी हुई चीजें, उसमें कुछ आपने येलो आर्टिफिकेट रख दिया, येलो मूर्ति रख दी, येलो पेंटिंग रख दी, किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं। तो रंग, धातु, तत्व, ये सारी जो चीजें हैं ये बैलेंस करती हैं एलिमेंट्स को। अच्छा, एक छोटा सा मैं बताऊंगी लॉकर प्लेसमेंट, आप अपने घर में पैसा कहाँ रखते हैं, जो कि आप सेविंग करते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, आप अपनी ज्वेलरी रखते हैं, तो वो साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए। साउथ वेस्ट में ना चीजें जम जाती हैं, तो साउथ वेस्ट में लॉकर रखें, और ऐसे रखें कि जब लॉकर खुले तो उसका जो लॉकर का जो मुख है वो नॉर्थ की तरफ खुले या नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुले।
अगर आपके पास साउथ वेस्ट में जगह नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी ऑप्शन होता है, उसके अलावा साउथ ईस्ट भी, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो शुक्र का स्थान होता है। शुक्र क्या है, हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, धनाढ्य, कितना धन है, कितना लैविशनेस है, कितनी प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, वो दिखाता है। तो आप इन जगहों पे भी रख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां पे आपकी तिजोरी है साउथ वेस्ट में रखें, और रोज का जो आपका पैसा आपको निकलता है, घर खर्च में आपको निकालना है, वो आप नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं। अपने लॉकर में छोटा सा आईना जरूर लगाइए, उससे क्या होगा, आईने में जितने भी पैसे होंगे वो हमें डबल दिखेंगे, ट्रिपल दिखेंगे। तो एनर्जीज क्या होता है, जिस प्रकार से आप एनर्जीज को यूज करते हैं उसी प्रकार से एनर्जीज काम करती हैं। तो एक छोटा सा मिरर लॉकर के अंदर लगाने से आपके पैसों में वृद्धि हो सकती है। देखिए बहुत ही वेरी टिपिकल प्रॉब्लम ये वही लोग समझेंगे जो कि कोर्ट कचहरी से परेशान है। बिल्कुल मान के चलिए कि अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस आ गया अचानक से, और या फिर आप ऐसे किसी लीगल बैटल में उलझ गए हैं जो कि खत्म ही नहीं हो रहा है, आपके घर में 101% वास्तु दोष है। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, नाम नहीं लूंगी। एक स्कूल, मुझे नहीं मालूम था, फोन आया, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे कुछ लीगल प्रॉब्लम्स है। उनके घर गई, मैंने देखा कि भाई, अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ कि साउथ ईस्ट जो होता है वो हमारा बेसिकली लीगल प्रॉब्लम्स का कॉर्नर होता है। नॉर्थ वेस्ट भी होता है परंतु साउथ ईस्ट मेन होता है। तो हमने देखा उनके साउथ ईस्ट में बोरिंग थी, हमने उनसे पूछा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है क्या लीगल। पता लगा वो एक स्कूल के ओनर थे और उनके स्कूल में एक बच्चा गिर के मर गया था। एक्सीडेंट था, लेकिन ऑफकोर्स अब स्कूल में बच्चा मरेगा तो बहुत मेजर मीडिया में भी बहुत आया था, परंतु वो काफी इश्यूज हुए थे उससे। तो सब ठीक कराया गया, 2-3 महीने में उनकी वाइफ का नाम हट गया FIR से, और उनका जो केस कहीं और होता था वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से चीजें हुई। लेकिन मैं आपको सब इस समय ये बता रही हूँ कि अगर कोई आपको लगता है कि भाई अचानक से कोई कोर्ट केस हो गया या किसी ने लीगल केस कर दिया, तो ये मान के चलिए कि आपके घर में या तो नॉर्थ साउथ ईस्ट जो है बड़ा हुआ है, कटा हुआ है, बोरिंग है, पानी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल वास्तु दोष की तरफ जो है वो हमें वो प्रॉब्लम्स दर्शाती हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो बड़ा आधार होते हैं हमारी जिंदगी का। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा, पहले तो मैं थोड़ा सा जल्दी करते हैं कि जो मेरा बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, अब दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले आप उसका कमरा चेक करिए। बच्चों का जो कमरा होता है ना वो या तो ईस्ट होता है, नॉर्थ होता है, या फिर वेस्ट होता है। देखिए वेस्ट में कंफ्यूज मत करिएगा, वेस्ट आपको पता होना चाहिए मेरा वेस्ट कहाँ है। वेस्ट के साथ साउथ वेस्ट भी आता है, नॉर्थ वेस्ट भी आता है। साउथ वेस्ट में बच्चे को रख लिया तो दिक्कत, नॉर्थ वेस्ट में गया तो दिक्कत। तो अगर आपको पता है कि ये जो कमरा है ये वेस्ट है, तो फिर आप जो है उस कमरे में बच्चे को रख सकते हैं। अच्छा, बच्चे को हमेशा साउथ या ईस्ट की तरफ करके सुलाना चाहिए। वो जब भी पढ़ाई करे उसका मुख जो है वो हमेशा उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट। बच्चों के कमरों में मिरर्स नहीं होने चाहिए। कि अच्छा, बच्चों के येलो कलर, जो हल्दी पीला रंग होता है, वो रंग बहुत अच्छा होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो उस प्रकार के रंग लगाने से बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस प्रकार के रंगों को उपयोग करें। एक मिनट दीजिएगा। हरा और पीले रंग का जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत अच्छा होता है। पर्पल कलर भी कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ाता है। बच्चों के लिए मैं और भी आपको हजारों टिप्स दे सकती हूँ, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। जैसे पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं, बच्चों के लिए बहुत कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का कंसंट्रेशन या जो ग्रास्पिंग पावर है वो थोड़ी सी कम है, तो उसके पास जल तत्व रखें, एक पानी का ग्लास रखें। आजकल आप देखिए बच्चों की टेबल के ऊपर इतनी सारी स्टोरेज बना देते हैं और फिर हम बच्चों को डांटते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, ढंग से नहीं बैठते हो। भाई आप इतनी सारे उसके सर पे जब क्लटर एनर्जीज रख देंगे तो वो बच्चा बेचारा क्या करेगा, वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो जब भी आप उसकी स्टडी टेबल बनाते हैं ना, जो बुक्स की स्टोरेज है वो कहीं और रखें। अब हम थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स की 2 मिनट बात कर लेते हैं कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आप मालिक हैं किसी भी व्यवस्था के, तो आप हमेशा अपना साउथ वेस्ट चेक करिए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे जो दूसरे एम्प्लॉयज है वो मेरे को डोमिनेट करते हैं, या मेरे पीठ पीछे मुझे परेशान करते हैं, तो आप इसका मतलब साउथ वेस्ट में नहीं है। अगर आप किसी भी व्यवस्था के ओनर हैं तो आपको साउथ वेस्ट में बैठना ही बैठना है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, वो प्रोजेक्ट रुक गया, अचानक रुक गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, लेबर प्रॉब्लम की वजह से, तो मान के चलिए उसमें वास्तु के दोष हैं। जब किसी भी
बनती हुई प्रॉपर्टी में वास्तु दोष होते हैं, वो प्रॉपर्टी कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। वास्तु दोष कैसे हो सकते हैं? लेबर को आपने गलत जगह पे बिठा दिया, कॉन्ट्रैक्टर का रूम आपने गलत जगह बना दिया, गड्ढे आपने गलत जगह कर दिए, गलत जगह से आपने खुदाई शुरू कर दी, गलत जगह पे आपने पहला कॉलम की स्थापना कर दी, पानी का गलत स्रोत बना दिया, बिल्कुल आपका काम रुकना ही रुकना है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना बनते हुए कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग की प्रॉब्लम, या आपने मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाई, अब आपकी दुकानें ही नहीं बिक रही, या जो दुकानें बिक रही हैं वो चल ही नहीं रही। भाई अगर मान लीजिए आप बिल्डर हैं तो आपका जो नाम है वो कैसे कैसे लोग जानेंगे कि मैं फलाना, मेरी दुकान है, मॉल बहुत अच्छा है, बहुत चलता है, अगला प्रोजेक्ट हम उसी के साथ लेंगे, या अगली दुकान हम तो उसी बिल्डर के साथ लेंगे, क्योंकि वहां पे जो लोग रहते हैं बड़े हैप्पी रहते हैं, या वहां पे जो दुकानें वो बड़ी अच्छी चलती हैं। ऐसे ही लोग रिलेट करते हैं किसी भी चीज से। तो क्या होता है ना, जहां पे हमेशा आप देखेंगे अनसक्सेसफुलनेस है, परेशानियां हैं, आपकी पेमेंट्स रुक रही हैं, डैमेजेस हैं, एक्सपेंसेस आपके अर्निंग से ज्यादा है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये वास्तु से रिलेटेड है। या किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, यहाँ पे मैंने वो सारे टॉपिक कवर नहीं किए, लेकिन चोरी पे भी एक मेरा पूरा वीडियो है कि जिन लोगों के घर में चोरी हुई है तो वो उस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि घर का जो वास्तु है वो कैसे इफेक्ट करता है, या हमें ऐसी क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम बड़ी बड़ी चोरियों से बच सकें। देखिए ये बिजनेस के लिए थोड़ा सा है कि ओवरऑल अपने प्रेमिसेस देखिए, ओपननेस देखिए, नॉर्थ और ईस्ट ओपन होने चाहिए। फिर क्या होता है ना, आपकी मशीन्स कहाँ रखी है, रॉ मटेरियल्स कहाँ रखे हैं, फिनिश गुड्स कहाँ है, आपका प्रोसेस कैसा है, अगर आपके कोई फर्नेसेस हैं, अगर मतलब अग्नि का जहाँ काम होता है तो अग्नि कहाँ पे है, अगर पानी का काम है, पानी, अब जैसे केमिकल फैक्ट्रीज में केमिकल्स के लिए अंडरग्राउंड टैंक्स बनते हैं तो वो कहाँ पे हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी पेंट शॉप्स बनती हैं उनमें फर्नेसेस लगते हैं तो वो आप कहाँ पे हैं, बेकरी की अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें उनकी वो सारा अग्नि और अवंस का काम होता है तो वो कहाँ पे है। तो हर एक व्यवस्था के साथ ना प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, उनको आप कैसे अप्लाई करते हैं वो बदल जाता है। उसके अलावा आप कहाँ बैठते हैं, बोरिंग कहाँ है, अंडरग्राउंड टैंक कहाँ है, बेसमेंट आपने कहाँ बनाए, ट्रांसफॉर्मर्स आपने कहाँ रखे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये सारी चीजें अपनी जगह हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। देखिए वास्तु में ना 4 कोनों का बड़ा महत्व होता है, चाहे वो हमारी लैंड हो, वो हमारा घर हो, या वो हमारा कमरा हो। अब हम बात करते हैं कट्स की। आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने घर या अपार्टमेंट से। अपार्टमेंट्स में ये चीज बड़ी कॉमन है कि चौकोर ना हो के कोई ना कोई जो है उसकी भुजा कटी होती है। तो आप ये मान के चलिए कि एक आदमी है, अगर इसका हाथ कटा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम है। भाई ऑफ कोर्स भगवान ने जो हमारे पूरा शरीर दिया है कि हम मुंह से खा रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं, अगर किसी इंसान को नाक से खाना देते हैं तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो क्रिटिकली इल है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे शरीर से आपको जो भी आपको वास्तु समझना है ना, उसको शरीर के साथ आप जो है वो रिलेट करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब किसी का राइट हैंड कटा है, किसी का लेफ्ट कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का सर कटा है, किसी का कंधा कटा है, तो उस प्रकार की प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, परंतु अब अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको ठीक करिए। अब देखिए, अब जैसे इरेगुलर शेप है, आयात होना चाहिए या रेक्टेंगल होना चाहिए, तो एक कोना निकल गया, एक कोना टेढ़ा हो गया, एक कोना कट गया, अंदर चला गया, बाहर चला गया। तो इस प्रकार की जो लैंड्स है परेशान करती हैं पर ठीक हो जाती हैं। लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन रहता है गौमुखी शेरमुखी प्लॉट्स का। तो देखिए गौमुखी और शेरमुखी बहुत ही ब्रॉड टर्म है। गौमुखी में भी 8 प्रकार के गौमुखी होते हैं, शेरमुखी में भी 8 प्रकार के शेरमुखी होते हैं। तो आप गौमुखी शेरमुखी जैसे ले रहे हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये टी पॉइंट्स जो जैसे मैंने आपको बताया था, ये टी पॉइंट्स है कि आपका घर है, सामने से रोड आ रही है। तो टी पॉइंट्स जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं, टी पॉइंट नॉर्थ और ईस्ट को छोड़ के कोई आपको आधे रेट में भी टी पॉइंट वाला घर दे तो कभी मत खरीदिएगा। टी पॉइंट ना वेधी शूल क्या करता है, 2 चीजों में हार देता है। जो आपके रिश्ते हो, डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन है, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके फिनेंसेस हो, कुछ भी हो, वो बर्बाद हो जाते हैं टी पॉइंट के घरों में। ये कुछ ये है कि देखिए अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हाँ, हम जो है वो आपकी मतलब हम ऑफ कोर्स कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, लेकिन जो आप पाथ लेते हैं उससे आपकी सफरिंग्स कम हो जाती हैं। अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय होगा, खराब समय है, कम खराब हो जाएगा, हम उससे अच्छे से निकल जाएंगे, बिना किसी पीड़ा से निकल जाएंगे। सो अंत में ये मेरी टैग लाइन है, मैं एक ही चीज कहती हूँ, दिशा बदलो दशा बदलेगी। और अंत में ये मेरा नाम है, मेरा फोन नंबर है, मेरा वेबसाइट है जिसे कि आप पढ़ सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की है इसको पूरा इंसाइक्लोपीडिया बनाने की। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कि आप वीडियोस देख सकते हैं।
उन वीडियोस में, और यकीन मानिए आपको वीडियो में डर नाम का शब्द नहीं मिलेगा। मैं किसी को नहीं डराती, मैं किसी को नहीं, आपको इसमें सब कुछ जो एक साइंस, जो कि एक विज्ञान आप समझना चाहते हैं, वो आपको इसमें मिलेंगे, पूरे टिप्स मिलेंगे कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बोर नहीं किया होगा, और जो लोग नहीं समझते होंगे उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये एक विज्ञान है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। गौरव जी, हम ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स अगर हमारे पास समय है? जी दीदी, बहुत समय है। जी जी। 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से हैं जी। एक तो ये पूछना था कि अगर फ्लोर वाइज किसी का फ्लैट या मकान है जी, तो अंडरग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तीनों का वास्तु एक ही तरह से देखा जाएगा या अलग अलग रूल्स है उसमें? नहीं, देखिए पहली चीज तो हमें ये समझना चाहिए, वास्तु के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, परंतु अगर 10 साइट्स हैं तो 10 के एप्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशंस चेंज हो जाते हैं। अब देखिए घर वही है, सेम घर है, लेकिन वास्तु सबका अलग अलग इफेक्ट करता है। मतलब अब मान लीजिए कमरे हैं, कोई किसी कमरे में रह रहा है, कोई किसी कमरे में रह रहा है, किसी का कहीं गड्ढा है, किसी की कहीं सीढ़ियां, वास्तु के प्रिंसिपल्स तो सेम रहेंगे। अब अगर मान लीजिए हम घर की बात करते हैं, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, अब बेसमेंट क्या हुआ, जमीन से नीचे हो गया, उसके रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड फ्लोर जो हमारा है। उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर हो गया वो हमारा ऊपर चला गया, तो उसमें क्या हो गया, जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा जमीन थी वो हमारी फर्स्ट फ्लोर पे हवा बन गई, चेंज हो गया ना उसमें। तो प्रिंसिपल्स हमारे सेम रहेंगे, लेकिन जब हम लोग उसको देखते हैं तो हम उसे अलग तरीके से देखते हैं। कि अब जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, दिल्ली में क्या सिस्टम है, अपार्टमेंट्स है या फ्लोर सिस्टम है, तो जो ग्राउंड फ्लोर पे जिसको आंगन मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे उसको क्या मिलेगा, कट मिलेगा, खिड़कियां मिलेंगी। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो जमीन मिल गई, फर्स्ट फ्लोर पे कट मिल गया, है ना। तो जो दिक्कत फर्स्ट फ्लोर वाले को होगी वो ग्राउंड फ्लोर वाले को नहीं होगी। तो जब भी अलग अलग फ्लोर का अलग अलग तरीके से किया जाता है। सेकंड चीज, आप जैसे नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन जो डिक्लेयर कर रहे हैं जी तो कितना मानना चाहिए? जैसे आपने बताया था कि ब्रह्म स्थान 1/3 हिस्सा पूरे घर का जी ब्रह्म स्थान कहलाता है, जी वैसे ही अगर नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को हम देखें कि जो खाली छोड़ना है या जहाँ पे कुछ टॉयलेट वगैरह नहीं आनी चाहिए, तो जी। उसके मेजरमेंट्स के लिए क्या कैलकुलेशन है? नॉर्थ ईस्ट के लिए देखिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐसी कोई कैलकुलेशंस नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करें तो जब नहीं, हम लोग सभी दिशा के लिए पूछ रहा हूँ दीदी। सभी दिशा के लिए, देखिए क्या होता है ना, हम जब उसके पार्ट बनाते हैं तो हम उसको 9 भाग में पहले डिवाइड करते हैं। कोई भी आपका जो घर है वो आप इक्वल उसको 9 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप मानेंगे, मान लीजिए भी हम स्ट्रेट मान के चलते हैं कि अगर मेरा सीधा नॉर्थ है तो ऊपर वाला एक हिस्सा मेरा नॉर्थ हो गया, उसके राइट वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो सबका जो है वो 1/1/3 हिस्सा होता है। परंतु हम जब करते हैं तो हम उसको 81 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर हमारा कैलकुलेशन अलग है। लेकिन आपको समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि हर एक हिस्से का 1/1/3 होता है। ठीक है दीदी, बड़ा कर लो 1 मिनट। अब आप पूछते जाएं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी प्रकाश मेहता जी हैं आबू जी धाबी से। जी जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा लगा आपके प्रेजेंटेशन से, काफी चीजें, ऑलमोस्ट सभी चीजें आपने बताई हैं। थैंक यू सो मच जी। लेकिन ये डिस्टेंस में कैसे कर सकते हैं? आप तो जैसे दिल्ली में हैं, जी हम और कई जगह हैं, तो कैसे वास्तु की कंसल्टेशन ले सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको उसमें ये बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स हम लोग जब एनर्जीज देखते हैं, जब हम लोग फिजिकली कहीं पे जाते हैं वो हमेशा बेहतर होती है। बट मुझे जैसे 20 साल हो गए हैं और मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कंसल्टेशन करती हूँ, जाती भी हूँ और ऑनलाइन भी करते हैं, क्योंकि हर समय जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस केस में सबसे पहले हम आपसे आपका नक्शा मंगाते हैं। नक्शे से बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं, फिर हम उससे आपको सिखाते हैं कि कैसे जो है वो आप एक्यूरेट नॉर्थ लें। जब आप एक्यूरेट नॉर्थ ले लेते हैं, फिर हम आपसे कुछ फोटोग्राफ्स और आपसे कुछ वीडियोस मंगाते हैं, आपकी कुछ डिटेल्स मांगते हैं। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं मांगते हैं, हम ये मांगते हैं कि घर में आपके कौन कौन है, कहाँ रहता है, कौन से कमरों में रहता है, और उस प्रकार से हम जो है अपनी ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशंस करते हैं।
तो उसमें एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्शन में नहीं है, अगर आपके कुछ गूगल कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे यूएस वगैरह में बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो हम गूगल कोऑर्डिनेट्स भी मंगा लेते हैं, तो हम गूगल अर्थ पे उसकी पोजीशनिंग भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से। एक और पूछना था, ये आजकल घर में पार्टियां होती हैं, गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट को जूते खोलने का बोलने का बुरा लगता है। तो ये मॉडर्न फैसिलिटी है कि जूते पहन के ही रखो, अच्छा लगेगा। खोलना भी चाहता है, बोले नहीं नहीं, हाँ चलेगा चलेगा, अंदर आ जाओ आप। जैसा आपने बताया कि सब वो गंदी नेगेटिविटी आती है घर में, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे पोलाइटली सही तरीके से उसको जी किया देखिए, जाए? अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उनको आने दीजिए। जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद एक तो कैंपर चला ले, क्योंकि देखिए हमारे घर में कितने लोग आ रहे हैं, सबके भाव कैसे हमें नहीं मालूम। कभी कभी ऐसा भी होता है, रिश्तेदार है, हमें पता है हमारे लिए अच्छे भाव नहीं रखते हैं, लेकिन तब भी आप घर में आने देते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि जो सामने वाला आ रहा है वो हमारे लिए क्या भाव रख रहा है। नेगेटिव एनर्जी तो वहीं छोड़ के जाता है। तो हमेशा किसी के जाने के बाद अपने घर में जो समुद्री नमक जो होता है, सी सॉल्ट, उससे पोंछा जरूर लगवाइए और कैंपर जलाइए, तो जितनी भी नेगेटिविटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। कैंपर रोज सुबह जलाना चाहिए ताकि सब नेगेटिविटी चली जाए और दिन भर अच्छा रहे। हाँ, वैसे हमेशा संध्या के समय ही उसको इवेपोरेट करना है। देखिए हमको जलाना नहीं है, जलाने में तो 1 सेकंड में जल जाएगा, हमको उसको इवेपोरेट कराना है। तो संध्या के समय करिए। नेगेटिविटी जरूरी नहीं है सामने वाला लाए, हम भी लेके आते हैं अपने भाव में, अपने वचन में, हम भी नेगेटिविटीज लाते हैं। तो वो नेगेटिविटीज जो है वो डे टू डे लाइफ में हमें खत्म करनी चाहिए। ये कैंपर की जगह अगरबत्ती नहीं काम करेगी? नहीं, अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती नहीं करेगी, क्योंकि कैंफर में ही उतनी ताकत होती है कि वो नेगेटिविटी जो है वो खत्म कर सके। कोई फिटकरी भी बताता है कैंपर की जगह फिटकरी भी यूज करने का। फिटकरी भी आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे दालचीनी होती है, दालचीनी जो पाउडर होता है वो भी बहुत काम करता है नेगेटिविटी खत्म करने के लिए। अपनी जो राई होती है, राई भी बहुत काम करती है। जैसे कोई आया, आपको पता है कि भाई वो इंसान नेगेटिव है, तो घर में ना एक मुट्ठी राई की लेके नवकार मंत्र पढ़ के घर में डाल दीजिए, और फिर थोड़े 10-15 मिनट बाद वो राई वहां से झाड़ के फेंक दीजिए। वो भी तो ऐसे बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे जिनसे कि आप अपनी नेगेटिविटी खत्म कर सकते एक लास्ट और पूछूंगा, हैं। ये जी जैसे किसी को कोई बीमारी या कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई अच्छी चीज होती है तो उसे नजर उतारते हैं, नजर उतारने के लिए वो नमक मिर्च और राई और वो लेके उसके ऊपर आवाज के और फिर उसको या तो जलाते हैं या फेंकते हैं, तो वो वैसा करना चाहिए? और सही तरीका क्या है उसका? देखिए मेहता जी को काफी वो जानकारी है, सैल्यूट टू हिम, पर बाकी लोग भी क्यू में है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जी 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 प्रकाश जी, देखिए वो वास्तु का विषय नहीं है। तो ये तो सबका अपना अपना ट्रेडिशनल है, कोई नमक से करता है, कोई चप्पल से करता है, कोई मिर्ची से करता है। भाव होने चाहिए, हर चीज काम करती है। थैंक यू, बहुत जय जिनेंद्र। जी जय जिनेंद्र। दीदी एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था कि जी बताइए। अगर किसी को प्लॉट है जिसमें कुछ नहीं बना हुआ है, इवन जी बाउंड्रीज भी नहीं है, तब जी भी वास्तु काम करेगा? जी बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो वो रेंटेड जो हाउस है वो काम करेगा वास्तु, जी वो आपको इफेक्ट करेगा, तो जो जी प्लॉट है वो किस पे इफेक्ट करेगा? क्योंकि वहां तो कुछ कोई रह नहीं रहा है जी और बिल्कुल। ओनर मैं हूँ। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, जब भी आप कोई प्लॉट लेते हैं ना, तो क्या होता है, प्लॉट की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। वहां पे कोई रह नहीं रहा है तो नेगेटिव एक्टिविटी आने के बहुत चांसेस होते हैं। कुछ ना कुछ प्रतिशत हमारे ऊपर जरूर इफेक्ट करता है। आप अपना प्लॉट देखने जाएंगे, कभी तो जाएंगे, एनर्जीज आपको इफेक्ट करेंगी। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट के लिए भी मान लीजिए कोई जमीन खरीद ली, तो सबसे पहले तो उस पर आप 3 ऑड नंबर में 3 या 5 अनार के पेड़ लगवा दीजिए। अनार होता है ना, द्रमुक जो होता है, अनार के पेड़ लगवा दीजिए। अगर आप उसकी बाउंड्री वॉल बनवा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बाउंड्री वॉल हमेशा बनवा के रखिए। नहीं बनवा सकते हैं कोई बात नहीं, सब उसमें जो है अनार के पेड़ लगा दीजिए। वो जो अनार के पेड़ हैं जो ओवरऑल नेगेटिविटी है वो खत्म करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लैंड ले ली, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तब तक वो आप पे पूरी तरह से असर नहीं करेगी। थैंक यू। MM जैन है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए खुद को। जी जी अनम्यूट करिए सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने अभी फरमाया था कि ट्रू नॉर्थ, तो जो अपन मोबाइल से देखते हैं वो ट्रू नॉर्थ है या नहीं है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो मोबाइल से जो हम देखते हैं ना, वो डायरेक्शंस मैं 100% एक्यूरेट नहीं मानती हूँ। जैन साहब, मान लीजिए जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, मैं पहले उनको कहती हूँ कि आप कंपास खरीदिए,
क्योंकि एक ही जगह पे ना मेरा मोबाइल ऐप कुछ और डायरेक्शन बताएगा, आपका कुछ और बताएगा, गौरव जी का कुछ और बताएगा। सबके एप्स हैं, ये सारे ऐप बेस्ड है। तो कभी भी मान लीजिए आपके पास अगर आपको कहीं की एक्यूरेट डायरेक्शन लेनी है तो सबसे पहले कंपास लीजिए, क्योंकि वो मैग्नेटिज्म पे काम करता है। दूसरी चीज, मान लीजिए नहीं है तो आप अब मोबाइल कंपास से अगर ले रहे हैं तो अपने साथ 2 और किसी के मोबाइल कंपास रखिए, और एक जगह से डायरेक्शन नहीं लेनी चाहिए। जैसे आपने सेंटर से ली, फिर आप बैल्कनी से लीजिए, घर के बाहर से लीजिए, पीछे से लीजिए, 3-4 जगह से लेके आप उसको जो है वो एवरेज और वेरीफाई कर सकते हैं। और जब भी डायरेक्शन लें तो ध्यान रखिए कि किसी प्रकार का लोहा आसपास ना हो, वरना आपका कंपास की जो रीडिंग है वो डिफ्लेक्ट करेगी। पर अदरवाइज भी कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में थोड़ा गैप होता है, व्हाट इज दैट? जी जी, वो थोड़ा सा गैप होता है, वो हम कभी 1-to-1 चर्चा कर लेंगे, वो बहुत बड़ा डिस्कशन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम जिस मकान में रह रहे हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों कटे हुए हैं, बाकी सब ठीक है। तो ना आप एक काम करिएगा, या तो आप नक्शा भेजिएगा, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट कट के लिए ना आप वहां पे थोड़ा सा जल तत्व का प्रयोग करें, और थोड़ा सा ना हरे रंग की चीजें जैसे प्लांट्स हो गए, या जो पर्दे आप लगाएं वो हरे रंग के लगाएं। और जी जी, और जो ईशान होता है, ईशान की कुछ रेमेडीज होती हैं, तो वो अगर आप करेंगे। अच्छा, साउथ ईस्ट जो होता है, साउथ ईस्ट का अग्नि कोण होता है, तो वहां पे आप दिया जला सकते हैं, लाल रंग लगा सकते हैं, कुछ अग्नि की रेमेडीज कर सकते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताएं गौरव जी, किसको लेना चाहेंगे? किशोर जी हैं जी। द्विदिशा प्लॉट के बारे में आपको, जय जिनेंद्र, द्विदिशा प्लॉट के बारे में आपका क्या मत है? किसके बारे में? द्विदिशा यानी जो डायगोनल रहता है ना, साउथ ईस्ट। हाँ जी डायगोनल रहता है जी। देखिए, जब डायगोनल प्लॉट्स होते हैं ना वास्तु में, वैसे विदिशा जो प्लॉट्स हैं वो बहुत अच्छे माने गए हैं, दिशा प्लॉट्स बहुत अच्छे माने गए हैं, मतलब स्ट्रेट प्लॉट्स। जो विदिशा, जो आप द्विदिशा कह रहे हैं ना, उसे हम लोग विदिशा प्लॉट्स कहते हैं। हाँ जी, जो विदिशा प्लॉट्स होते हैं, जब उनकी प्लानिंग की जाती है तो उनको हमें देख के प्लान करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शंस होती है। अच्छा देखिए, रेक्टेंगल में मान लीजिए प्लॉट है, एक रेक्टेंगल है मेरा ट्रू रेक्टेंगल 1:2 के रेशियो में, तो उसमें क्या होगा कि मेरी जो कार्डिनल जो डायरेक्शंस हैं वो मेरी ठीक प्रोपोर्शन में आएंगी। अब मान लीजिए कोई मेरा इतना लंबा रेक्टेंगल है ना, और नॉर्थ फेसिंग है, तो क्या होगा कि मेरे जो कुछ पार्ट्स हैं, मतलब जो मेरा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाला जो इधर वाला पार्ट होगा, वो इतने से रह जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो हमें ना उसको, हाँ, हमें डिजाइनिंग ऐसी करनी पड़ती है कि जो हमारे पार्ट्स कम हो रहे हैं हमें उसे बढ़ाना पड़ता है। और जो हमारे विदिशा प्लॉट्स होते हैं उसमें अगर आप रह रहे हैं तो भी उसके जो जोन एनालिसिस कहते हैं हम उसको, वो हम देख के करते हैं, हो जाता है। आजकल तो अब 80% जो है वो विदिशा प्लॉट्स ही होते हैं, दिशा प्लॉट्स तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दिशा प्लॉट्स हमेशा बेहतर होते हैं, परंतु विदिशा प्लॉट्स में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप रह रहे हैं तो उस हिसाब से, अब मान लीजिए आपने बोला कि मेरा 20 डिग्री नॉर्थ जो है वो टिल्ट है लेफ्ट की तरफ, तो थोड़ा सा नॉर्थ टिल्ट पे आपका पूरा जो एनालिसिस है वो हो जाएगा। या आपने बोला कि भाई मेरा 40 डिग्री नॉर्थ टिल्ट है, तो 40 डिग्री नॉर्थ के टिल्ट पे वो निकल जाती हैं डायरेक्शंस। और सेकंड क्वेश्चन है, जो प्लॉट रहता है और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन रहता है, तो जो अपन 81 पार्ट्स करते हैं, तो कंस्ट्रक्टेड प्लॉट के करने के क्या प्लॉट के करने के? दोनों के करते हैं किशोर जी, प्लॉट के भी अलग करते हैं, क्योंकि जैसे अगर किसी को जानकारी है तो मर्म स्थान होते हैं वास्तु में, तो प्लॉट के अलग होते हैं, घर के अलग होते हैं, बट इम्पोर्टेंट हमेशा कंस्ट्रक्टेड पोर्शन को दी जाती है। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र जी 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 दीदी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हमारा एक प्लॉट है जो टी पॉइंट पे है, मतलब फेसिंग वेस्ट है, और जब एंट्री लेते हैं तो हम ईस्ट में लेते हैं, अंदर की साइड में। ठीक है, तो वेस्ट फेसिंग टी पॉइंट पे है। हाँ जी, हमने जब उसको जब लिया तो इतना समझते नहीं थे, तो वो बन गया, सब कुछ सही है, और हम उसमें रहते भी नहीं, हमने उसको रेंट पे दे रखा है। ठीक है, जो लोग रेंट पे हैं वो हेल्दी है, सब कुछ सही है, पर फिर भी कुछ लोग है ना ऐसे, जो जैसे कुछ नेगेटिव बातें कर देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा नेगेटिव था तो वो बना कैसे? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं बना कैसे, तो ऐसा नहीं है। अब जिंदगी में इतनी नेगेटिव चीज होती है तो हो जाती है ना, वो तो बन जाती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर वो टी पॉइंट पे और अगर आप नहीं रहते तो आप पे असर नहीं पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला, सारे टी नहीं खराब होते हैं। मैंने आपको पहले बोला था ना, 16 टी होते हैं, जिसमें से 4 टी अच्छे भी होते हैं।
अगर नॉर्थ ईस्ट का टी आपको मिल रहा हो तो वो बहुत अच्छा टी पॉइंट होता है। तो हो सकता है कि आपका जो टी पॉइंट लग रहा हो उस प्रॉपर्टी में वो अच्छे पद पे लग रहा हो। और इंटरनल कंस्ट्रक्शन, अब देखिए क्या होता है, एक होती है बुराई। अब आप बुराई को कैसे कम कर सकते हैं, आप अच्छाई को डबल कर दीजिए तो वो बुराई अपने आप कम हो जाती है। तो वास्तव में भी ऐसी बैलेंसिंग होती है कि अगर कोई चीज गलत है तो अच्छाई को आप इतना अच्छा कर दीजिए कि वो ओवर पावर कर जाए। तो आपने जैसे जो प्रश्न किया कि सब अच्छा रहता है, बिल्कुल रह सकता है। टी पॉइंट अगर सही पद पे हो और इंटरनल कंस्ट्रक्शन उसका अच्छा हो तो लोग अच्छे रहते हैं। जब मान लीजिए कोई किसी ने आपको बोला कि भाई ये तो गलत है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे टी पॉइंट्स गलत होते हैं, भी होते हैं और कंस्ट्रक्शन भी अच्छी होती है। उसमें क्या है कि जो उसके जो बोलते हैं ना मेन टी पॉइंट है, उधर उसका एंट्री गेट नहीं है, गेट तो उसका नॉर्मल है। नॉर्मल एरिया मतलब रोड के उस साइड भी मकान है और उस साइड भी मकान है। तो जो जिनका गेट क्या बिल्कुल एग्जैक्ट टी पे होता है उनको कुछ इफेक्ट होता है। जी, उनको ज्यादा परेशानी आती है। अगर आप अपना जो गेट है वो टी पॉइंट से हटा दें तो वो परेशानियां कुछ कम हो जाती है। अच्छा चलिए, वो तो हमारा सेफ हो गया। हमने ना उसको नॉर्मली ऐसे कोशिश करी है, वो एरिया में बहुत एजुकेशन का बहुत है, सेंटर्स वगैरह बहुत है। अच्छा। वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसे कोई ही हम वो रेंट पे देते हैं। लेकिन है ना वो बहुत अच्छा, वहाँ पे आते तो बहुत अच्छे लोग हैं और ज्यादातर स्टार्टअप्स ही रहते हैं उधर जो 2-2 4-4 साल के आ रहे हैं, बट वो बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे दीदी। तो मुझे बहुत वो लगता है कि कोई अगर हमारे रेंट पे रह रहा है तो उसका भी अच्छा होना चाहिए। बट एक अब वो ना देखिए वास्तु की दिक्कत हो सकती है। अब मान लीजिए जैसे आपने कहा वेस्ट टी पॉइंट, और वेस्ट के 2 पार्ट होते हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से अगर टी पॉइंट हिट करेगा तो वहां पे कोई सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे आपने अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट किया नहीं दीजिए। आपने पहले कहा कि वहां सब ठीक रहता है, फिर आपने कहा वहां कोई सक्सेसफुल नहीं रहता है ना। तो आपको देखना पड़ेगा। सक्सेस नहीं है, देखिए उतनी सक्सेस नहीं। बात तो वही आ गई ना कि अगर आप जिंदगी के किसी एक पहलू में तो वहां लोग परेशान ही है, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को आसपास ये समझ में आने लगेगा कि ये टी पॉइंट पे प्रॉपर्टी है और यहाँ पे जो खोलेगा उसका काम नहीं चलेगा। भाई मार्केट में ऐसी बातें फैलती हैं किसी भी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये तो अब उस अपना प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल वास्तु हो गया कि कैसे, अब उसमें क्या दिक्कत है, उसमें आप कैसे ठीक करेंगे, ये फिर उसका इंडिविजुअल वास्तु है। अच्छा, तो फिर वो उसके लिए हम आपसे इंडिविजुअल उसका नक्शा उक्शा भेज के ऐसा कुछ बात कर सकते हैं? जी 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 जी, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई चीज नेगेटिव होगी तो वो जैसे लोग बोलते हैं तो फिर वो ग्रो ही नहीं करेगी, वो चीज हमेशा आधी रह जाएगी। जैसे आपने बोला कि कुछ वास्तु के इशू होते हैं तो वो कभी पूरा नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो तो सब कुछ अच्छा, और कभी वो खाली नहीं रहता। प्लस पॉइंट ये है कि कभी खाली नहीं रहता, उधर स्टूडेंट और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता है। तो वो मुझे ये लगता है कि उनको ग्रो करना चाहिए, वो हमारे यहाँ रहकर ही ग्रो करे तो मुझे बहुत खुशी हो। थैंक यू दीदी। जय गुरु। थैंक यू। जी बताएं गौरव जी। दीदी एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चंस इसमें चैट बॉक्स में भी काफी आ रहे हैं। जी जी। तो जैसे कि मंजू दीदी बोलते हैं, हेल्थ वेल्थ एंड एजुकेशन पे अगर आप फोकस करके सभी को जनरल टिप्स दे दें, क्योंकि हमारा 1 बजने वाला है। टाइम वैसे और लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको एक बेनिफिट मिल जाए एक साथ बिल्कुल तो ज्यादा बेटर है। आपके पर्सनल नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल रखे हैं, मैं वापस डाल दूंगा। तो जिनको भी पर्सनल क्वेरीज हैं वो प्लीज कॉल करके। और जी मैंने ना अपना ईमेल आईडी डाल दिया है चैट बॉक्स में, तो जिसको भी कोई प्रश्न है वो मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। और मैं भी यही कहूंगी कि देखिए पर्सनल क्वेरीज का तो कोई अंत नहीं होता है। बाकी हाँ, बाकी ओवरऑल देखिए हम जब भी एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ वेल्थ जितनी भी हमारी चीजें हैं ना, वो हर एक कोण से हमारे रिलेटेड होती है। मेरा वास्तु पे पिछले पीएचडी सेशन में क्वेश्चन था, वो मैं आज भी रिपीट करना चाहूंगा कि जो लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड ये जूम सेशन है, तो आप उनके लिए जो भी जानकारी देना चाहें, क्योंकि उनके लिए हेल्थ भी जरूरी है, उनके लिए वेल्थ भी जरूरी है, और क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन तो जरूरी है ही। तो आप ये 3 टॉपिक अगर क्लियर कर देते हैं, इनके लिए कोई रेमेडीज या कोई स्पेशल टिप्स, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी तो कॉल पे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, देखिए आप चूंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी पीएचडीज कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कंसंट्रेशन और आपका एब्जॉर्प्शन।
तो एज स्टूडेंट्स जितने भी पीएचडी वाले होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स में भी ना हम लोग अलग अलग कैटेगराइजेशन करते हैं रूम्स का। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि आप लोग हैं पीएचडी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि विदेश जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, वीजा नहीं लग रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी स्कूल की पढ़ाई में होते हैं। तो सबकी अलग अलग दिशाएं होती हैं। मान लीजिए आप लोगों से शुरू करते हैं, आप लोग सब पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग के लिए नॉर्थ के जो कमरे हैं या ईस्ट का, नॉर्थ, मैंने नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला, नॉर्थ या ईस्ट बोला, या फिर 90 डिग्री वेस्ट के जो जीरो मतलब ट्रू वेस्ट जो होता है उसके जो कमरे होते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, जिनको वीजा से प्रॉब्लम मतलब वीजा नहीं लग रहा है या बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण में भी रह सकते हैं। वायव्य कोण में आपको ये बता दूं, वायव्य कोण में ना कोई भी चीज जो है वो स्टेबल नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती है, अस्थिरता रहती है। तो अस्थिरता रहेगी तो आपके दिमाग में भी रहेगी। तो ये मत समझिएगा कि मैं नॉर्थ वेस्ट में रह के और किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लूंगा, वो नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई में ही रहना चाहते हैं, स्वाध्याय में, आध्यात्म में, किसी भी इस प्रकार की पढ़ाई में रहना चाहते हैं, तो फिर आप उत्तर और पूर्व की तरफ रहिए। अगर आपका ध्येय ये है कि नहीं मुझे तो बाहर जाना है, बाहर पढ़ाई करनी है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में जाइए। अच्छा, जब आप किसी भी कमरे में रहते हैं आपका जो मुंह है वो उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ, ये जो दो दिशाएं होती हैं इसकी तरफ आपका मुंह रहना चाहिए। तीसरी चीज ये होती है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, देखिए ये सबके लिए, सारे फर्नीचर के लिए होता है, चाहे वो हमारा बेड हो, चाहे वो हमारी स्टडी टेबल हो, कुछ भी हो, चारों तरफ से ना जगह होनी चाहिए। तो जो जैसे हमारी स्टडी टेबल है वो थोड़ी सी 1 इंच हमारी दीवार से दूर रहनी चाहिए। कई बार लोग इस पे मजाक भी उड़ाते हैं, बच्चों का सामान गिर जाएगा। अरे भाई ये सब तो आपका कंफर्ट लेवल है, ये सब हमारे मन की चीजें हैं। परंतु अगर हमारे किसी भी फर्नीचर पीस के चारों तरफ एनर्जी, ऊर्जाएं नहीं घूमेंगी तो हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। बेड अगर आपका एकदम दीवार में धंसा होगा, मान के चलिए आप वहां पे बीमार रहेंगे या आपको वहां नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार से बच्चों की जो स्टडी टेबल होती है, या बच्चों की नहीं, आप लोगों की, थोड़ी सी दीवार से 1 इंच ही सही थोड़ा सा दूर रखिए। फिर मैंने आपको बताया था पीले रंग का प्रयोग। जो पीला रंग होता है, हल्दी पीला रंग, यानी सनफ्लावर की जैसे पेंटिंग हो गई। आपको कुछ नहीं मिले तो आप एक पीले रंग का पेंसिल, जैसे मेरे सामने एक पेंसिल बॉक्स पड़ा है, किताब पड़ी है, आपको कुछ खरीद के नहीं लाना है। आपको जो घर में ही चीजें है ना, वास्तु उन्हीं चीजों से बैलेंस हो जाता है। कुछ भी पीले रंग का रखिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ध्यान भटकता है, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आप कहीं दीवार की सीध में तो नहीं बैठे हैं, दरवाजे की सीध में, कि मतलब मेरी पीठ पे दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। अगर मेरी पीठ पे दरवाजा खुलता है तो वो एनर्जीज मुझे पीछे से हिट करती हैं। जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे पूरी दीवार है, तो जब भी आप लोग बैठते हैं तो आपके पीछे दीवार होनी चाहिए। अच्छा, किसी भी, देखिए सनलाइट का बड़ा महत्व है। सनलाइट एक्चुअली होती है कि ईस्ट से आए, नहीं आए कोई बात नहीं, पर किसी भी कमरे में, ऐसे कमरे में पढ़ाई मत करिए जहां पे कि सूर्य की रोशनी ना आती हो। आई रिपीट, सूर्य की रोशनी आना बहुत जरूरी है। ईस्ट से आए बहुत अच्छी बात है, अगर साउथ और वेस्ट से भी आए ना तो वो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे साउथ बंद कर दो, वेस्ट बंद कर दो, खिड़कियां बंद करा देते हैं। किसी भी कमरे में हवा पानी का ना आना ज्यादा बड़ा दोष है, बशर्ते कि वो गलत डायरेक्शन से आए। ये होता है कि साउथ और वेस्ट की खिड़कियां छोटी करा देते हैं, ईस्ट की खिड़कियां बड़ी होती हैं, परंतु किसी भी कमरे में हवा पानी रोशनी का आना बहुत आवश्यक है। ये हो गया। फिर उसके बाद ना आप, जैसे मिरर नहीं होना चाहिए, किसी भी जो बच्चे पढ़ते हैं वहां मिरर नहीं होना चाहिए उस कमरे में। आप उस कमरे के साउथ ईस्ट में सी सॉल्ट के ना लैंप्स भी आते हैं, बहुत कॉमनली आप वेबसाइट पे सर्च करोगे, 1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, किलो के हिसाब से आते हैं। तो सी सॉल्ट के पिंक कलर के बहुत लोगों के घरों में लगे भी होंगे। तो उस प्रकार के जो लैंप है ना, वो हमारी भाव की जो नेगेटिविटीज है उनको भी खत्म करते हैं। तो वो कमरे के साउथ ईस्ट में आप वो लैंप भी जला सकते हैं, उससे भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। अच्छा, मैंने हमें पहले भी आपको बताया था कि जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का आप जो सामान है वो ना रखें। जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ती हूँ, हाँ मैं मूव कर रही हूँ, अब आप देखेंगे कि ये सारी जितनी भी बुक्स वगैरह हैं ये मैंने अपने राइट में, हाँ मेरा साउथ पड़ता है राइट, मैं ईस्ट फेस करके बैठी हुई हूँ तो मेरा राइट साउथ है, तो मैंने अपनी जितनी भी अपनी बुक्स की जगह है वो मैंने अपने साउथ में बना रखी है, या वेस्ट में भी आप बना सकते हैं। परंतु जहां पे हम पढ़ते हैं एकदम हमारे ऊपर, कभी भी ये आपके ऊपर भी लागू होता है या आपके बच्चों के ऊपर भी लागू होता है, इतनी क्लटर एनर्जीज नहीं रहनी चाहिए।
जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं वहां किसी प्रकार के फटे हुए पेज, टूटी हुई पेंसिल, खराब पेन, पता है क्या, हमें ये सारी चीजें ना हम लोग रिलेट नहीं करते हैं। अब एक पेन पड़ा है, काम नहीं करता, पड़ा हुआ है। जैसे बंद घड़ियां इतनी परेशान करती हैं लोगों के, सालों साल लगी रहती हैं, लोग देखते रहते हैं और रियलाइज भी नहीं करते हैं कि ये घड़ी बंद है। तो ये जो क्लटर होता है ना, जिसे कि परिग्रह और अपरिग्रह भी कहते हैं हम लोग, कि ये पेन भी चाहिए, ये पेंसिल भी चाहिए, टूटे हुए बिना ढक्कन के पेन पड़े हुए हैं, ये बहुत नेगेटिविटीज क्रिएट करते हैं हमारी डे टू डे की पढ़ाई में। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एजुकेशन में जो है वो बहुत फायदा होगा। इसके अलावा ना अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सिस होती है, मोटा मोटी नॉर्थ ईस्ट पॉइंट हमारा भ्रम स्थान और साउथ वेस्ट, ये जो अगर हमारी एक्सिस अगर हमारी बैलेंस्ड होती है, देखिए जब भी हमारे पास बहुत बार ना सिलेक्शन के केसेस आते हैं कि हम घर ले ना लें, हम ये प्लॉट खरीदे ना खरीदे, तो मैं सबसे पहले जो है उस घर का नॉर्थ ईस्ट और भ्रम स्थान चेक करती हूँ। जिस घर का नॉर्थ ईस्ट भ्रम स्थान ठीक होगा और साउथ वेस्ट नीचे नहीं होगा, वो मोटा मोटी घर की जो एनर्जीज हैं वो अच्छी होती है। तो अगर आप एक अपना पूरे घर में एक माहौल चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो अपने भ्रम स्थान, नॉर्थ ईस्ट, इन सारी चीजों को क्लीन रखिए, साफ रखिए। और अगर आप इस पे और भी आप टिप्स चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये तो एंडलेस सब्जेक्ट है, हम पूरा दिन बात भी कर सकते हैं, हम कई कई दिन तक बात कर सकते हैं, तो इसमें टिप्स की कोई कमी नहीं है। बहुत सारी आपको इसमें चीजें समझने को मिलेंगी, टिप्स समझने को मिलेंगी। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, या आप अच्छा है आप यूट्यूब चैनल्स में जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। बहुत ही साइंटिफिक हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोगों को ना एक, मैं चाहती हूँ वास्तु को ना विज्ञान की तरह जो है वो प्रोपोगेट करें। देखिए जब कोई मुझे वास्तु का, बहुत लोग होते हैं जो नहीं विश्वास भी करते हैं भाई, तो जब लोग वास्तु का किसी गलत तरीके से कहते हैं ना कि उस वास्तु वाले ने इतना सामान बेचा या हमें तो वास्तु से फर्क नहीं पड़ा, तो दिल दुखता है। इसलिए नहीं कि मैं कंसल्टेंट हूँ, इसलिए कि वो मेरा विषय है, मैं जानती हूँ कि उसमें कितनी पावर है। तो हम लोग चाहते हैं कि वास्तु को हम विज्ञान की तरह सर्कुलेट करें, एक बिजनेस की तरह ना बनाएं। तो इसीलिए अगर आप वीडियोस में देखेंगे तो उसमें हमने हर वीडियो कोशिश की है कवर करने की, और हर सैटरडे हम लोग कोशिश करते हैं नया वीडियो आए हमारा, तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, बच्चों का कमरा हो, टॉयलेट्स हो, बेडरूम हो, किचन हो, टी पॉइंट्स हो। एक मेरा वीडियो है कि साउथ फेसिंग घर को लोग इतना खराब मानते हैं, जबकि साउथ फेसिंग घर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपका 90 डिग्री साउथ, जीरो मतलब स्ट्रेट साउथ एक्सिस पे, और 90 डिग्री में अगर आपका साउथ में द्वार है, तो वो घर आपको इतना बढ़िया निकलता है। तो ये क्या होता है, लोगों में ना बहुत भ्रम भी आ जाते हैं कि मैं दक्षिण मुखी घर में रहता हूँ इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये सारे हमारे भ्रम होते हैं जिंदगी के। तो अगर हम एक ओवरऑल अपने घर में एक बैलेंस रखते हैं अपनी ऊर्जाओं का, अच्छा देखिए ऊर्जाएं क्या होती है, हमारे भाव से भी बहुत निकलती है। तो वास्तु जो बैलेंस करें तो करें, उसके अलावा आप एनर्जीज को भी बैलेंस करें। तो जब आपके घर में एक ओवरऑल एक फ्लो रहेगा बढ़िया एनर्जीज का, जो कि हम किसी भी तरीके से आप मंत्र पढ़िए, देखिए जो हम अब खराब बोल रहे हैं, अब जो हमने खराब बोल दिया अब मैं वापस तो नहीं ले सकती, उन एनर्जीज को मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ, मैं घर में कोई मंत्र चलाऊं, भक्तांबर चलाऊं, सुबह शाम नवग्रह नवकार मंत्र चलाऊं, जो भी आप सुनते हैं वो चलाइए। तो क्या होता है, ये सारी चीजें आप इतनी पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा कर लीजिए कि जो नेगेटिविटी है वो दब जाए, है ना। अगर हम नेगेटिविटी को नहीं खत्म कर पा रहे तो हम अपनी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा सकते हैं। तो कम से कम आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रहते हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, जो भी है, इतने अपने घर में बस सकारात्मक ऊर्जाएं रखिए, और जो हमारे 5 तत्व हैं उनको आप बैलेंस करके चलिए, तो आपका जीवन हमेशा जो है वो बढ़िया निकलेगा। परेशानी तो आएंगी, परेशानी तो सबकी जिंदगी में आती है, मेरी भी आती है। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं निकल जाऊंगी उनसे, बढ़िया से निकल जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो ये जो ऑल इज वेल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका जो दिमाग है वो चीजें कराएगा। और आपको कोई भी नेगेटिविटी देनी है, कोई खराब चीज देनी है ना, यूनिवर्स को दीजिए, अपने घर में मत दीजिए। वो एक रूट कॉज होता है आजकल की सफरिंग्स का, कि आप किसी के घर में जाओ, आप बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि घर से बाहर निकलते ही ना आप बहुत खुश होंगे, बड़े आइडियाज आ रहे हैं, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, और जैसे ही ऑफिस पहुंचे या घर वापस पहुंचे तो क्या होता है, सब थक जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ाहट आने लगती है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि वहां की ऊर्जाएं खराब होती हैं। तो आप एनर्जीज को बैलेंस करिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तो मैं इसी के साथ यहाँ पे एक भी बज गया है, मैं समाप्त करना चाहूंगी।
और अगर किसी के जो भी क्वेरीज है कुछ है उन सबका स्वागत है। मेरा ईमेल आईडी है, फोन है, मैं बहुत फोन बजते हैं, मैं बहुत बार मीटिंग में होती हूँ तो मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, तो आप बुरा ना मानिएगा। निवेदन है कि आप लोग या तो व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें, और अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करते हैं, अगर मैंने फोन नहीं उठाया है तो फिर हम बात कर लेंगे। और बताएं गौरव जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय से हमको कुछ धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने सुना, समझा, और इतना अच्छा लगा मुझे कि हम लोग 2 घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको जितनी भी टिप्स दी हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, वो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा सुधार ला सके। और कुछ करना हो, कुछ दिक्कत हो तो अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आपका थोड़ा सा समय चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। भगवान सबका भला करे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम लोग नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं 11 बजे। जय जिनेंद्र। और सभी से उत्तम क्षमा, किसी को अनम्यूट नहीं किया हो, किसी का क्वेश्चन नहीं लिया हो। हर एक का लेना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि काफी पर्सनल क्वेश्चन हो जाते हैं। सॉरी फॉर दैट।